नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं खरा सौदा। मैं हूं सृष्टि शर्मा और मेरे साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा और साथ ही अभिषेक सत्यवतम। और अगले 1 घंटे इस शो में हम उन तमाम सेक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे जहां पे एक्शन देखने को मिल रहा है। बाजार की आज सुस्त शुरुआत होने की तैयारी है, पर ऐसे में क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति, इस पे चर्चा करेंगे। और फिर बाजार खुलने के बाद का पूरा एक्शन भी जारी रहेगा, जहां पे हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे और ढेर सारी ट्रेडिंग की कॉल्स भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। पर उससे पहले सबसे आपके सामने रख लेते हैं कौन से बड़े ट्रिगर्स हैं जिस पे रहेगी बाजार की नज़र। तो सबसे पहले ग्लोबल बाजारों की संकेत की बात करें तो वहां पे थोड़ी कमजोरी देखने को मिली थी। तीनों ही इंडेक्स में गिरावट हमें देखने को मिली थी। इसके अलावा कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी भरपूर रहेगा, जहां पे पेटीएम पे नजर रखिएगा, क्योंकि पेटीएम पेमेंट्स के बोर्ड से विजय शेखर शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी वो रखते हैं। अब जिस तरीके की खबरें चल रही हैं, देखना होगा कि रेगुलेटर इस पे क्या निर्णय लेते हैं। अभी फिलहाल नया बोर्ड है जो कि इसकी पूरी देखरेख करेगा। वोडाफोन आइडिया पे भी नजर रहेगी, क्योंकि कल गिरावट जरूर देखने को मिली थी इस शेयर में, पर आज बोर्ड बैठक है फंड जुटाने के लिए। इसमें प्रमोटर्स किस तरीके से हिस्सेदारी लेते हैं या नहीं, उस पर काफ़ी इंटरेस्ट होगा देखने में। और साथ ही नए निवेशक जो आते हैं वहाँ पे किस तरीके का इक्विटी डाइल्यूशन होता है, उस पे भी हमारी नजर रहेगी। और कुछ आईपीओ से जुड़ा एक्शन भी जरूर है। एक्सीकॉम टेली का आईपीओ और साथ ही साथ दूसरा आईपीओ भी हमारी नजर में रहेगा। तो ये सभी काउंटर्स पे रहेगी हमारी नजर। तो चलिए सबसे पहले ग्लोबल बाजारों पे ही संकेत डाल लेते हैं। और साथ ही अभिषेक, किस तरीके के संकेत मिल रहे हैं? कल कुछ कमजोरी जरूर देखने को मिली, पर साथ ही साथ देखें तो डाउ जोन्स से क्या संकेत मिल रहे हैं? डॉलर इंडेक्स और यील्ड्स कहाँ पे देखने को मिली? सृष्टि बहुत ऐसा हम नहीं कहेंगे कमजोर संकेत। हालांकि अगर हम गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे तो थोड़ी सी गिरावट वहां पर है। हांगकांग से भी हम संकेत लेते हैं, हांगकांग में भी थोड़ा सा प्रेशर है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है। अगर हम अमेरिकी बाजारों की बात करें तो तेज़ी पर ब्रेक ज़रूर लगी है, क्योंकि लगातार वहाँ पर बाजारों में हम तेज़ी देख रहे थे, रिकॉर्ड हाई पर पहुँच रहे थे। तीनों के तीनों इंडेक्स डाउ, नेस्डेक और S&P 500 लाल निशान में बंद हुए हैं। और डाउ में एक चेंज भी हुआ है। वॉलग्रीन्स बूट्स अलायंस की जगह अमेजन को शामिल किया गया है। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है इंडेक्स के लेवल पर। लेकिन चूंकि इंडेक्स थोड़े से कमज़ोर बंद हुए हैं, अमेरिका में जनवरी में नए घर की बिक्री में करीब 1.5% के आसपास की बढ़त आई है। हालांकि अनुमान से ये कम रही है। और आज रिटेल कंपनी लॉज और मैसीज के आंकड़ों पर नज़र रहेगी। और पीसी के आंकड़ों से पहले हमने बॉन्ड यील्ड में हल्की सी बढ़त देखी है, उसके चलते भी बाजारों पर दबाव आया है। यूरोप में कुछ खास चेंजेस नहीं रहे। डॉलर इंडेक्स की बात कर लें तो 104 के नीचे इस वक्त कारोबार कर रहा है। और सोने में हमने सपाट कारोबार देखा है। हालांकि अगर हम क्रूड की बात करें तो वहाँ पर भी कोई बहुत खास चेंजेस नहीं है। एक रेंज में क्रूड भी है। ब्रेंट क्रूड का भाव है $82 के आसपास। लेकिन चलिए अब ये समझ लेते हैं कि आपके लिए आज वायदा बाजार के लिए ऐसे संकेत कैसे हैं, FIIs के DIs के आंकड़े किस तरह के आए हैं, और इन तमाम आंकड़ों पर हम चर्चा करेंगे अपने सहयोगी डिम्पी कालरा के साथ। डिम्पी, पहला सवाल, FI DIs के आंकड़े और FIs की होल्डिंग संकेत कैसे हैं आज? कोई खास चेंज नहीं। अभिषेक करीब 45% की लॉन्ग पोजीशन जस्ट की तस है और किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। रिटेल के अंदर भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। DIs की होल्डिंग में भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। और आपको याद होगा कल भी हमने आपके सामने कहा था कि कंसोलिडेशन का दौर 2 दिन तक चल सकता है। कल फर्स्ट डे आपने कल पूरी तरह से देख लिया, ना रेजिस्टेंस तोड़ा ना सपोर्ट टूटे। आज भी ना रेजिस्टेंस टूटेंगे ना सपोर्ट टूटेंगे, लेकिन अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है 30-40 पॉइंट की। अगर आपको उसमें खुशी है तो आप आइए, खूब आइए, बढ़िया से आइए। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे को इस तरह के 30-40 पॉइंट का ट्रेड नहीं लेना, मैं बैंक निफ्टी में 100-150 पॉइंट का ट्रेड नहीं ले सकता, तो फिर शांति से बाजार को देखिए। ये बाजार सिर्फ देखने का है और कुछ नहीं है। एक पॉइंट मैं इसके अंदर सिर्फ और जोड़ दूंगा, क्योंकि रोल ओवर वाला आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे। 40% से कम का रोल ओवर है अभी। अभी ट्रेडर्स थोड़ा वेट कर रहे हैं कि स्टॉप लॉस टूट जाए या फिर रेजिस्टेंस ब्रेक हो, उसी तरह से रोल ओवर की पोजीशंस बनेगी। इसलिए रोल ओवर थोड़ा कम है। मेरे को लग रहा है कि आज भी रोल ओवर थोड़ा कम ही रहेगा। कल इसमें स्पीड पकड़ी जाएगी तो कल दिशा अलग हो सकती है मार्केट की, बट आज कंसोलिडेशन होगा FIs और रोल ओवर के नंबर के हिसाब से। कंसोलिडेशन का आज बाजार रहेगा, लेकिन निफ्टी में कल हमने देखी है थोड़ी सी गिरावट। डिम्पी बताइए, मौजूदा जो लॉन्ग वाले हैं
और जिनको फ्रेश तेजी करनी है, उनकी क्या होनी चाहिए? देखिए, अब कल भी हमने आपके सामने बात रखी थी कि आपको 2 चरणों में स्टॉप लॉस रखना है। आपको 22,000 का स्टॉप लॉस रखना है और 21,800 सीरीज का स्टॉप लॉस रखना है। तो कल 22,000 भी नहीं टूटा। ये जो छोटी मोटी गिरावट, ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी में नहीं आई, बैंक निफ्टी भी 250 पॉइंट टूटा, लेकिन उस टूटने से क्या सपोर्ट टूट गए? तो वो नहीं टूटे हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है, वो बरकरार है। तो आपको सपोर्ट से एंट्री करनी है, सपोर्ट से रेजिस्टेंस से बाहर जाना है आपको। तो अभी आपके लिए एक रेंज का एक कारोबार है, आपको कैसे लेना है मैं आपको फिर से बताता हूँ। 22,000 के करीब करीब जितना हो सके उतना प्लस करना, ठीक है, यानी 20-30% जो भी आपको बनता हो, समझ में आता हो। आप 22,000 से जस्ट नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा देना। अगर सीरीज का स्टॉप लॉस लगाना तो फिर 21,800 का लगाना, क्योंककि स्विंग करेगा 15.5 का विक्स खड़ा हुआ है, ठीक। तो आपका टारगेट होगा 22,200 का। आप इससे ज़्यादा इस समय मार्केट में उम्मीद ना करें। 250 से तो रेजिस्टेंस से शुरू हो जाएगा और 350 का रेजिस्टेंस है। पूरी सीरीज में हमने वो पार नहीं किया हुआ, तो इसलिए आज मार्केट के अंदर फिर से ट्रेड करें। जिनके पास भी निफ्टी के लॉन्ग पोजीशंस है वो कैरी रखें। उनके स्टॉप लॉसेस कल भी नहीं टूटे, शायद आज भी नहीं टूटेंगे। 22,000 इंपॉर्टेंट एरिया, जितना उसके करीब खरीदेंगे उतना फायदा होगा, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। सीरीज का स्टॉप लॉस 21,800 का लगाना, इंट्राडे स्टॉप लॉस 22,000 का लगाना। दोनों ही केसेस में टारगेट आपका 22,250 350 तक के होने चाहिए। शॉर्ट वाले क्या करें डिम्पी, जो एग्जिस्टिंग शॉर्ट में है, और क्या फ्रेश शॉर्ट 22,200 के आसपास करें? तो करना ही नहीं चाहिए अभिषेक, क्योंकि कल भी शॉर्ट करके कुछ ज़्यादा बड़ा पैसा आपका नहीं बना होगा। अगर 30-40 पॉइंट ऊपर नीचे हो भी गया तो क्या बड़ी बात है उसमें, लेकिन फिर भी अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो तो आप कोशिश करना रेजिस्टेंस के पास करो। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि रेजिस्टेंस जो है वो 200 से ऊपर शुरू होता है, यानी 22,250 से 350 वाली रेंज है, ये रेजिस्टेंस की है। तो अपने सौदों को आप ठीक कैसे करोगे? आप करो 150 के आसपास शॉर्ट, 22,150 के आसपास शॉर्ट करो, 250 का स्टॉप लॉस लगा लो, तो आपका पास क्या 100 पॉइंट गंवाने के लिए। और अगर नीचे भी आए तो 22,000 तक आपका टारगेट आ सकता है और 21,800 तक भी आपका टारगेट आ सकता है। वैसे तो शॉर्ट के लिए मनाही है, लेकिन फिर भी आप शॉर्ट करना चाहते हो तो ऊपर करना, क्योंकि नीचे आने पर ना क्या पीसीआर ठीक हो जाता है, इसलिए शॉर्ट करने से बचना चाहिए। ठीक है। अगर किसी की निफ्टी बैंक में तेजी है या फिर तेजी करने का मन हो रहा है, वो क्या करें? देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर कल भी हमने ये बात आपके सामने रखी थी कि शॉर्ट करने से थोड़ा बचना चाहिए। कल हालांकि 200-250 पॉइंट ऊपर से आके खाली हुआ है, लेकिन इतना भी बड़ा डैमेज नहीं था। एचडीएफसी बैंक थोड़ा बहुत हेल्प भी कर रहा था इसको बचाने की। लेकिन अब आपको क्या करना है, देखिए कल 40,500 पे एम सपोर्ट एरिया पे बंद हुआ है। अगर आज थोड़ा सा भी गैप मिलता है ना तो आपके लिए एक बढ़िया बाय जोन तैयार हो रहा है। मैं बाय जोन के पीछे 2 बड़े रीजन भी बताऊंगा कि क्यों वो तैयार हो रहा है। 40,300 के आसपास आपको प्लस कर लेना है, 20% पोजिशन, 40,000 का स्टॉप लॉस लगाना है। आई रिपीट, 40,300 के आसपास एक बाय जोन बनता है, एक छोटा बाय जोन है ये, 20% से ज़्यादा की पोजीशन मत डालना। 40,000 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, इस सीरीज का स्टॉप लॉस हमने आपको दिया हुआ है। और दूसरा, एक पुल बैक आएगा तो पहला 40,800, फिर 47,000 तक भी आ सकता है। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बैंक निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा अच्छा। वजह बताता हूं, इसके पीछे की वजह है कि एचडीएफसी के अंदर अभी कोई खास बड़ा क्रैक नहीं है, चल सकता है। दूसरा पॉइंट, पुट कॉल रेशियो बैंक निफ्टी का काफ़ी कम हो गया है, ये 0.74% है। 6 पे तो हम इसको ओवरसोल्ड बोल देते हैं, तो ये 74 है, तो इसलिए गुंजाइश कम है, तो इसलिए पुल बैक आने की चांसेस ज़्यादा है। तो आप बैंक निफ्टी में, आई रिपीट, 40,000 का स्टॉप लॉस, 40,300 बाय रेंज है, आपका टारगेट 40,800 47,000 का होना चाहिए, बट 20% से ज़्यादा पोजिशन ना रखें। शॉर्ट तो अवॉइड करना डिम्पी ना निफ्टी बैंक में, शॉर्ट को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए क्योंकि पुट कॉल रेशियो खराब है। लेकिन अगर आप फिर भी आपने ठान ही रखा मेरे को शॉर्ट से ही पैसा बनता है और मेरा वो ट्रिक है और मेरा वो लक है, तो फिर आप ये काम करना कि 40,800 के ऊपर जाके शॉर्ट करना, नहीं मिलता तो छोड़ देना, क्योंकि इस जगह आके शॉर्ट करना खतरनाक है। तो 40,800 के ऊपर आके शॉर्ट करोगे तो आपका 47,000 का स्टॉप लॉस लगेगा। ध्यान रखें अभिषेक, इस बार की जो रेंज है ना, इस सीरीज की टिल अभी तक की जो नंबर समझ में आ रहा है वो 40,000 से 47,000 के बीच में है। ऊपर जाके रेजिस्टेंस है तो शॉर्ट करो, नीचे आके सपोर्ट है तो प्लस करो। सभी निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेडर्स के लिए कि लेवल्स का वेट करें, लेवल्स पे ही एंट्री ले, और साथ ही अगर शॉर्ट्स हैं, शॉर्ट आपको करना ही है तो उनमें भी लेवल्स का वेट करें, ऊपरी स्तरों पे शॉर्ट करें। अगर शॉर्ट नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, यहाँ पे इन स्तरों पे शॉर्ट करने की राय नहीं आ रही है। उस तरीके का डेटा बिल्डअप जो है हम नहीं देख रहे हैं बनते हुए। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और हमारे एक्सपर्ट को भी जोड़ते हैं और समझते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं कारोबार, कौन से स्टॉक्स हैं उनके फोकस में। और स्वागत करना चाहेंगे संतोष मीना का। संतोष, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले एक बार आपसे निफ्टी और बैंक निफ्टी पे ही नज़रिया जानना चाहेंगे, आपका क्या व्यू है, किस तरीके की चाल आज देखने को मिल सकती है? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मार्केट पिछले कुछ दिनों से वॉलेटाइल हो रहा है, दोनों साइड के ट्रेड्स मिल रहे हैं। और हिस्टोरिकली मैं पिछले 10 साल का डेटा उठा के देखा तो हिस्टोरिकली
फरवरी मंथ ऐसा ही रहता है, दोनों साइड के ट्रेड्स मिलते हैं, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं रहते। हालांकि हम एक्सपायरी वीक में मूव कर रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ी सी वॉलेटिलिटी और पिकअप होते दिखे। तो ऐसे इन जनरल तो मार्केट का स्ट्रक्चर बाय ऑन डिप का ही है। कोई भी डिप आता है तो लोअर लेवल से हमको रिकवरी देखने को मिलती है, लेकिन ऊपर के लेवल से भी एक तेज प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। तो या तो आप कंजर्वेटिव ट्रेडर्स है तो निफ्टी बैंक निफ्टी को अवॉइड करें, और थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेडर्स है तो कोई भी इंटरडे डिप मिलता है आपको तो खरीदारी के मौके ढूंढना चाहिए। इंटरडे में अगर आपको निफ्टी 22,080 के आसपास मिले तो आप खरीदारी कर सकते हो, आपको स्टॉप लॉस रहेगा 22,000 का। अगर बाउंस बैक करता है तो वापस शायद 22,300 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी जो लग रहा है कब के चलना चाहिए, लेकिन चल नहीं पा रहा साइडवेज है अभी भी। हालांकि अगर किसी भी दिन ये सरप्राइज कर सकता है ऑन द अपसाइड, जब तक ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, 20 डे मूविंग एवरेज 46,000 के ऊपर है, तो जो पोजिशनल ट्रेडर्स है थोड़ा सा वाइड स्टॉप लॉस है लेकिन वो रखते हैं। अगर वो होल्ड कर गया और ऊपर में बैंक निफ्टी आपका 47,500 का लेवल निकाल देता है तो फिर आपको शायद 1,000 पॉइंट की भी रैली देखने को मिल सकती है। तो आप एज ए कंजर्वेटिव ट्रेडर या डे ट्रेडर है तो शायद इंडेक्स को अवॉइड कर सकते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इंडेक्स अवॉइड कीजिए, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए। तो संतोष जी, रखे कहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच? क्या खरीदना है आज? यस, मेरे दो स्टॉक्स है, दोनों ही बाइंग साइड के हैं। पहला है एस्ट्रल लिमिटेड। इस काउंटर की बात करें तो इसमें बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आया है, और ब्रेकआउट के बाद कल के दिन इसने एक कंसोलिडेशन दिखाया और उस जो ब्रेकआउट लेवल था उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी। तो नॉर्मली होता है कि ब्रेकआउट के अगले दिन अगर स्टॉक साइडवेज होता है तो नेक्स्ट डे फिर से तेजी देखने को मिलती है। तो संभावना है कि शायद हमको इसमें तेजी देखने को मिलेगी और एक्सपायरी के चलते और शॉर्ट कवरिंग बन सकती है। सो यहाँ पर 2200 का टारगेट रहेगा, 2040 का स्टॉप लॉस रहेगा। एक मिड कैप आईटी कंपनी है सोनाटा सॉफ्टवेयर, जहां दूसरे आईटी स्टॉक में वॉलेटिलिटी और थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, स्पेशली कल के ट्रेडिंग सेशन में। वहां ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है और मुझे लगता है यहाँ से और तेजी दिखा सकता है। तो किसी का इन्वेस्टमेंट का भी नजरिया है, कोई मिड कैप आईटी खरीद के रखना चाहता है तो मुझे लगता है ये स्टॉक अभी भी बहुत अच्छे लेवल पर है और काफी अपॉर्चुनिटी नजर आती है। ऑन इमीडिएट बेसिस मुझे 900 रुपए का टारगेट नजर आता है, 820 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है संतोष सर, अभी आपने दोनों शेयर्स दे दिए इंडेक्स पे, आप भी यही कह रहे हैं कि 22,080 के आसपास आए तो प्लस करना चाहिए, 22,000 का एक स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। मैं सीधा थोड़ा ट्रेड लेने से डर रहा हूँ क्योंकि मेरे को रोल ओवर के नंबर वगैरह भी उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। कोई ऑप्शंस का ट्रेड दे सकते हो आप? इंडेक्स के अलावा स्टॉक्स का भी चल जाएगा, एक ऑप्शन ज़रूर चाहिए। मैं ना सीधा सीधा फ्यूचर्स और ट्रेड लेना नहीं चाह रहा मार्केट में, मेरे को कोई ऑप्शंस दिलवाइए आप, कोई भी ऑप्शन। यस जिम्पी, अगर कोई को ट्रेड लेना है तो स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन तो कर सकते हैं, बट नॉर्मली हम एक्सपायरी वीक में जा रहे हैं तो क्वार्ट जो आता है कि फिजिकल डिलीवरी का ऑप्शन आ जाता है, इन द मनी हो जाता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इंडेक्स के थ्रू ही जाए। तो बैंक निफ्टी में आप 46,500 के ऑप्शन में एक रिस्क ले सकते हैं, करीबन अभी 440 के आसपास चल रहा है। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा 300 रुपीज का, लेकिन अगर यहाँ से मूव आ गया तो आपको 800 रुपीज तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। ठीक है, इस सर ये 46,500 वाली आप कॉल बता रहे हैं ना, मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, आप मेरे को करेक्ट कर दीजिए अगर मैं कहीं गलत हूँ। 46,500 वाली आप कॉल बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि 400 के रेट पे मिल रही है, आप 300 तक का एक स्टॉप लॉस लगाएं, 100 रुपये गंवाने को होगा, और 600 से 800 रुपये दो टारगेट लगाना। हाँ, 600 से 800 रुपये का टारगेट है। अब बस मेरे को सर आपसे ये पता करना है ये फेब वाली है कि मार्च वाली, बस इतना और बता दो आप। ये कल वाली है, परसों वाली मतलब? यस, परसों वाली। इस बार कल एक्सपायरी नहीं है, परसों ठीक है, एक्सपायरी रहेगी, तो मंथली एक्सपायरी की हुई। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, 29 की इस बार एक्सपायरी है, क्लियर, लास्ट एक्सपायरी दोनों एक साथ होती है। तो ये 440 पे आपको मिल रही है, 300 का स्टॉप लॉस है, 150 रुपये जाएंगे, 600 से 800 रुपये आपके पास आ सकते हैं। इस कॉल का बेनिफिट उठाइए। आई रिपीट, बैंक निफ्टी में शॉर्ट करने से थोड़ा बचना चाहिए। सर ने भी आपको कॉल दी है, वो भी बैंक निफ्टी की ही छाट के दी है, जबकि हमने सारे ऑप्शन उनके सामने ओपन रखे थे। बैंक निफ्टी कभी भी सरप्राइज कर सकता है, ये संतोष सर ने बोला, मेरे वर्ड्स नहीं है। और मेरा भी ऐसा मानना है कि बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने से बचना चाहिए। आप लॉन्ग करें ना करें, आप शॉर्ट ना करें, इस समय थोड़ा खतरनाक होगा इस समय बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। सृष्टि ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ पे देखने को मिल सकता है, कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे खबरों के दम पे, ये जानते हैं। और ये पूरी लिस्ट रोज की तरह अशेषा हमारे साथ लेकर जुड़ चुकी हैं। अशेषा, बताइए कौन से स्टॉक्स खबरों में हैं? हाय, गुड मॉर्निंग। सो सबसे पहले जाहिर तौर पर पेटीएम आज फोकस में रहेगा। प्रमोटर फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बोर्ड से रेजिग्नेशन दे दिया है। बैंक ने अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की बोर्ड बनाई है, तो कुछ रीजिग आता हुआ नजर आया, जिसके चलते पेटीएम पेमेंट्स बैंक
और पेटीएम पर आज फोकस रहेगा। इसके अलावा सीएमएस इंफो सिस्टम्स की भी बात करते हैं, जहां ब्लॉक डील हो सकती है आज। रिपोर्ट्स के हवालों से खबर मिली है कि प्रमोटर्स करीब 26.7% स्टेक बेचना चाहते हैं कंपनी में। 1500 करोड़ का ये पूरा ट्रांजैक्शन हो सकता है। फ्लोर प्राइस 360 रुपीस प्रति शेयर पर फिक्स की गई है, जो कल के मार्केट प्राइस से कंपेयर करें तो 9% का डिस्काउंट होगा। तो बड़ी ब्लॉक डील एक्सपेक्टेड है, जिसके चलते सीएमएस इंफो सिस्टम्स में भी आज एक्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा कैनरा बैंक की बात करते हैं। बोर्ड ने 1:5 में सब डिविजन अप्रूव किया है। अगर शेयर होल्डर्स के पास एक शेयर है तो उसके 5 शेयर्स मिलेंगे। फेस वैल्यू प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगी। तो कुछ कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग आता हुआ नजर आया, जिसके चलते कैनरा बैंक पर भी एक्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा आंध्र सीमेंट की बात करते हैं तो सागर सीमेंट जो कंपनी की पेरेंट कंपनी है, वो अपना 5% इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफर फॉर सेल के द्वारा बेचना चाहता है। नॉन रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए ये आज खुला रहेगा। रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए ये ओएफएस कल खुलेगा और 90 रुपीस प्रति शेयर पर ये फ्लोर प्राइस फिक्स की गई है, तो इस पर भी अपनी नजर रखें। पावर मैश की बात करें तो 396 करोड़ के कंपनी को नए ऑर्डर्स मिले हैं। जुआरी एग्रो में भी कुछ ट्रांजैक्शन होता हुआ नजर आया। कंपनी ने अपनी सब्सिडरी का एक लैंड पार्सल बेचा है। करीब 79.9 करोड़ का ट्रांजैक्शन वैल्यू है, जिसके चलते जुआरी एग्रो पर भी एक्शन दिखेगा। लेमन ट्री होटल्स की बात करें तो कंपनी ने पिछले कुछ महीनों में काफ़ी एक्सपेंशन प्लान्स अनाउंस किए हैं और कंपनी ने फिर से लाइसेंसिंग एग्रीमेंट साइन किया है 2 होटल्स के साथ। एक विजयवाड़ा में है, एक राजस्थान में है और FY26 में ये दोनों ही होटल्स ऑपरेशनल हो जाएंगे। तो कुछ एक्सपेंशन प्लान्स आते हुए नजर आए, जिसके चलते लेमन ट्री होटल्स में भी आज एक्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक है वोडाफोन आइडिया के, जहां फंड रेजिंग प्लान्स कंसिडर किए जाएंगे। आईसीआईसीआई बैंक के भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक है, जहां आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के डी लिस्टिंग का प्लान कंसिडर किया जाएगा। उसके अलावा आईपीओ एक्शन की बात करें तो 2 नए आईपीओ आज मेन बोर्ड पे खुलेंगे, प्लैटिनम इंडस्ट्रीज और एक्सिकॉम टेली सिस्टम्स। तो प्राइमरी मार्केट में भी एक्शन देखने को मिलेगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया शेषा, पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए। तो पेटीएम, वोडाफोन और ढेर सारे अन्य स्टॉक्स जहां पे हमारी नज़र रहेगी। पर चलिए अब ब्रोकरेजेस की नज़र कहां पे है ये समझ लेते हैं। कहां पे उनकी रेटिंग अपग्रेड आया है, क्या कुछ टारगेट प्राइस रेज आया है, ये पूरी जानकारी लेकर हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव बताइए। जी गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीसीएस की, जहाँ पे यूबीएस ने अपना बाय रेटिंग अपग्रेड करते हुए टारगेट प्राइस जो है वो भी बढ़ा के 4700 रुपीज़ का दे रखा है। तो उनका मानना यह है कि टीसीएस एक काफ़ी अच्छे पोजीशन पे है, जहाँ पे वो इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ और मार्जिन्स जो है आगे जाके डिलीवर कर सकता है। उसके अलावा डील्स, जो अगर लार्ज डील्स की बात करें तो टीसीएस के पास लार्ज डील्स है, जैसे कि BSNL, नेस्ले, अवीवा, ये सब जो फैक्टर्स है वो आगे जाके कहीं पर काफ़ी हेल्प कर सकती है कंपनी को ग्रॉस मार्जिन मेनटेन करने के लिए। और आखिर में अगर हम वैल्यूएशन की भी बात करें तो भी एक बिलो एवरेज ट्रेड कर रहा है टीसीएस फिलहाल के लिए, और इसी के लिए एक बुलिश व्यू हमें देखने को मिल रहा है यूबीएस की तरफ से। अगली बात करते हैं सेलो वर्ल्ड की, जहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस दिया है 1100 रुपीज़ का, जो कि 30% से भी ज़्यादा अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है। तो उनका मानना यह है कि ब्रांड वैल्यू जो है सेलो वर्ल्ड का वो काफ़ी अच्छा है, मार्केट पेनिट्रेशन भी काफ़ी अच्छा है, और इसी के चलते अगर हम एक्सपांशन की भी बात करें तो कंपनी एक्सपांशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आगे जाके ग्लासवेयर प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट कम करने के लिए, और इसी के लिए ये एक बुलिश व्यू हमें मोतीलाल ओसवाल की तरफ से देखने को मिल रहा है सेलो वर्ल्ड के लिए। अगली बात करते हैं प्रिंस पाइप की, जहाँ पे एक्सिस कैप ने अपना टारगेट प्राइस जो है वो घटा के 630 रुपीज़ का किया है, बट जो रेटिंग है वो ऐड का दिया है। तो उनका मानना ये है कि कंपनी में काफ़ी सारे फंडामेंटल्स प्रॉब्लम्स देखने को मिले थे, बट फिलहाल के प्राइस करेक्शन के बाद ये 630 रुपीज़ का जो प्राइस है टारगेट, वो काफ़ी अचीवेबल देखने को मिल रहा है अगर वैल्यूएशन की बात करें तो। और इसी के लिए टारगेट प्राइस घटाने के बावजूद भी हमें एक रेटिंग में अपग्रेड देखने को मिल रहा है एक्सिस कैपिटल की तरफ से प्रिंस पाइप के लिए। और आखिर में बात करते हैं पेटीएम की, जो कि एक हॉट टॉपिक रहा है हर एक इन्वेस्टर के लिए, जहाँ पे मैक्वेरी ने अपना अंडर परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो भी 275 रुपीज़ का बरकरार रखा है। बट ये न्यूज़ आ रही है क्योंकि पेटीएम के फाउंडर जो है विजय शेखर शर्मा, उन्होंने रिज़ाइन किया था पेटीएम पेमेंट बैंक के बोर्ड की तरफ से, और इसी के चलते हुए मैक्वेरी का मानना ये है कि एक मैसेज भेजता है रेगुलेटर को कि जो मैनेजमेंट है वो गिव अप कंट्रोल जो है वो गिव अप करने के लिए रेडी है पेटीएम पेमेंट बैंक का, बट आगे जाके लेंडिंग पार्टनर्स
ऊपर से कहीं पे सपोर्ट मिलना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैक्वेरी को फिलहाल के लिए नहीं देखने को मिल रहा है। और लैंडिंग बिजनेस में अगर ये सपोर्ट नहीं मिला तो काफ़ी ज़्यादा हिट लेने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है पेटीएम की, और इसी के लिए ये बेयरिश व्यू हमें देखने को मिल रहा है पेटीएम के लिए, जो कि टारगेट प्राइस दे रखा है 275 रुपीज़ का। तो टीसीएस को लेकर अहम रिपोर्ट है और पेटीएम पर भी मैक्वारी की रिपोर्ट है, और टारगेट्स को उन्होंने बरकरार रखा है, 300 रुपये के नीचे के ही टारगेट हैं। बढ़िया है, आगे बढ़ेंगे। आयुष मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आयुष, गुड मॉर्निंग। शुरुआत करेंगे आपकी कॉल्स के साथ। बताइए आज कहाँ पर खरीदारी या फिर बिकवाली की सलाह है आपकी? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। मुझे लगता है कि गिफ्ट निफ्टी से हमें थोड़ा सा मिले जुले संकेत मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है एक बाय कॉल एक सेल कॉल के साथ जाना चाहिए। पहले हम बाय कॉल के साथ स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट बाय कॉल होगा मेरा कैपेसाइट इंफ्रा पे। अगर कैपेसाइट इंफ्रा की अगर हम बात करें तो इसकी डेली चार्ट पे डबल बॉटम का फॉर्मेशन है, और इसने कल के सिंगल डे में अपने 20 एंड 50 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट दिया है। इंट्राडे चार्ट में बहुत अच्छा ब्लैक पैटर्न इसमें हमें देखने को मिला है, और सारे लॉन्गर टर्म चार्ट्स में हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन है। तो मुझे लगता है कैपेसाइट इंफ्रा को यहाँ से बाय करना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 294। यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो 260 का होगा। सेकंड स्टॉक जो होगा मेरा सेल कॉल होगा वो क्रॉम्पटन के फ्यूचर्स पे होगा। अगर हम क्रॉम्पटन के फ्यूचर्स की बात करें तो स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन दिया है। बॉलिंगर बैंड का जो मिडिल बैंड होता है, जो 20 डे मूविंग एवरेज होता है, उसका रेजिस्टेंस लिया है, और इसके साथ सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस हम फेस कर रहे हैं इसकी डेली चार्ट में, और इसका आरएसआई अभी कल के सेशंस में ही नेगेटिव हुआ है। तो मुझे लगता है क्रॉम्पटन के फ्यूचर्स को हमें सेल करना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 273। यहाँ पे जो हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 296 का होगा। ठीक है, ये दो शेयर, एक बाई की एक सेल की आयुष की तरफ से। संतोष जी आपके पास आएंगे। 4,000 रुपये का भाव है टीसीएस का। कल हमने कमजोरी इसमें शेयर में देखी है, लेकिन यूबीएस का अपग्रेड आया है। होल्ड से बढ़ा के खरीदारी की रेटिंग है, और लक्ष्य को 4,050 से बढ़ाकर कर दिया है 4,700 रुपये। टेक्निकल्स आपको कैसे लग रहे हैं, और क्या आप तेजी मौजूदा स्तर से देख रहे हैं? ये सभी से एक स्टॉक की बात करें तो ओवरऑल तेजी के ट्रेंड में ही है, लेकिन अभी थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेशन फेज में चले गया है। नीचे आप नोटिस करोगे तो ये 2960 रुपए के आसपास सपोर्ट ले रहा है, और ऊपर नोटिस करोगे तो 4170 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो ये 4000 से 2970 की रेंज में मिलता है, तो मुझे लगता है यहाँ से एक बाउंस बैक जरूर देखने को मिल सकता है। लेकिन ऊपर के लेवल पे पहला रेजिस्टेंस रहेगा 4050 का, जो 20 डे मूविंग एवरेज है। उसके ऊपर निकलता है तो फिर से शायद ये हायर जोन में 4170 की ओर बढ़ सकता है। तो रेंज में लोअर लेवल से शायद बाइंग देखने को मिल सकती है। एक ज़्वारी एग्रो पे एक खबर आ रही है, नीचे आप नीचे टिकर पे भी देख पा रहे हैं, कुछ लैंड बेच रहे हैं गोवा के अंदर। शेयर की कीमत है 221 रुपये। आयुष जरा चेक करना कोई ट्रेड बनता है क्या इसमें? जुआरी की अगर हम बात करें तो 221 का जो भाव चल रहा है हम उसकी बात करें, राइट। जो अगर इसकी अगर हम बात करें तो डेली चार्ट पे जो है ये स्टॉक काफी टाइम से कंसोलिडेशन दिखा रहा है, अपने 20 डे मूविंग एवरेज का कंटिन्यूस रेजिस्टेंस दिखा रहा है, जो कि है 227 से 230 के बीच में। तो मुझे लगता है अगर इसमें कोई भी कॉल या हमें बाय करना है तो 230 के ऊपर ही बाय करना है, जो कि इसकी डेली चार्ट का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो रहेगा। और अगर स्टॉक 230 के ऊपर निकल के ट्रेड करता है तो हम ऊपर में इसमें जो टारगेट हम बन के आ रहा है वो 243 इसका फर्स्ट टारगेट होगा, फॉलोड बाय 257। और इसमें जो आपको नीचे में स्टॉप लॉस मेंटेन करना है अगर कोई ले लेता है तो 215 पड़ेगा। वोडाफोन। एक खबर आज और भी है, वो 27 तारीख को होनी थी वोडाफोन आइडिया की। आज एक बैठक है, उसमें कुछ फंड जुटाना चाहते हैं। क्लैरिफिकेशन आएगा कैसे, किस रूप में, किससे, कितना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। 5W एंड 1H वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आज वोडाफोन आइडिया से। ये शेयर अपने आप को थोड़ा ऐसे प्लेस भी कर चुका है, 16.5-17 रुपये के आसपास। चला तो 18.5 तक का टारगेट खुला है, नहीं चला तो 14.5 पे आके वापस अपनी नगरी पे आ जाएगा, यानी कि जहाँ पे आके रुक जाता है शेयर। तो एक बार ज़रा संतोष सर चेक करना इसमें स्ट्रेंथ कितनी है, पावर कितनी है। इस दिन पे स्टॉक ने ब्रेकआउट तो दिया है, लेकिन जैसा आपने मेंशन किया 18.5 का एक रेजिस्टेंस है, ये न्यूज़ के बाद चला था, वहीं 18.5 पे ही अटका है। मे भी एक पुल बैक के बाद शायद वापस अटेम्प्ट कर सकता है ऊपर जाने की ओर। तो मैं इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 16.70 जो कल के लोग के आसपास ही। अगर वो होल्ड कर गया तो पोटेंशियल है कि वापस से 18.5 की ओर बढ़ेगा। 18.5 क्रॉस करता है तो शायद एक तेजी बन सकती है 20 रुपए की ओर। लेकिन अगर कल का लो 16.70 का ब्रेक करता है तो शायद एक बार वापस से ये 15.50 की ओर बढ़ सकता है, वहां से फिर शायद फ्रेश बाइंग देखने को मिले। तो लग रहा है कि स्टॉक चल सकता है, लेकिन जिस आपका इसका हिस्ट्री रहा है तो मेरे हिसाब से जो एग्रेसिव ट्रेडर्स है उन्हीं लोगों को इसमें ट्रेड करना चाहिए।
ओके, पर संतोष एक बार कैनरा बैंक पे भी अपनी राय दीजिए। देखिए 1:5 के रेशियो में अब ये अपना स्टॉक स्प्लिट करेंगे। हालांकि इस खबर के बाद एक अच्छा एक्शन हमने ऑलरेडी देख चुका है, बट कोई लेवल्स किसी को ध्यान में रखने हो कैनरा बैंक के लिए? यस, ये स्टॉक इस न्यूज के पहले चल चुका था, तो मे बी आज शायद छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग वगैरह देखने को मिले। अभी चल रहा है 573 रुपए के आसपास। नीचे शायद ही एक बार अपनी 20 डे मूविंग एवरेज की ओर स्लिप हो सकता है, जो करीबन 550 रुपए के आसपास है। 550 रुपए का लेवल मिलता है तो री एंट्री के लिए बहुत अच्छा मौका होगा, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है, बट मेरे हिसाब से हो सकता है आज इसमें कोई प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है कैनरा बैंक में, आप उसके लिए ध्यान रखिए। खबर के पहले ही इस खबर के आते ही इस स्टॉक में एक अच्छा रनअप देखने को मिला। पर आयुष, एक और काउंटर है CESE। यहाँ पे खबर आई है कि कंपनी ने अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में बताया है कि रिन्यूएबल स्पेस में वो अपनी क्षमता बढ़ाएंगे। फिलहाल उस क्षमता बढ़ाने के लिए 250 एकड़ की ज़मीन उनके पास है, पर इसके आगे अब 2000 एकड़ की ज़मीन खरीदने की, उस पे प्लान सेटअप करने की कंपनी की योजना है। एक पॉजिटिव खबर ज़रूर है, कैसे करती है कंपनी ये देखना होगा। पर चार्ट्स पे कैसा लग रहा है आपको CESE? सीएससी की अगर हम बात करें तो इसकी वीकली चार्ट पे एक राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन बन चुका है, जो ऊपर से स्टॉक को 150 रुपए के तकरीबन उस लेवल से 126 127 के आसपास ले आया है। इसमें जो मेजर रेजिस्टेंस स्टॉक में है, जो इसके दो एवरेजेस का है, जो है 20 एंड 50 डे मूविंग एवरेज, जो है तकरीबन 133 रुपीज के आसपास। तो मुझे लगता है क्लोजिंग बेसिस पे अगर ये 133 के ऊपर निकल गया, 135 के ऊपर के स्टॉक निकलता है, तभी हमें इसमें एक बाय कॉल पोजीशन लेनी है। और जैसे ही स्टॉक 145 के ऊपर निकलेगा, इसमें इंट्राडे चार्ट में एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी आएगा, जो स्टॉक को ऊपर में फर्स्ट इसमें जो टारगेट बन जाएगा 150 रुपीज का होगा। और इसमें जो आपका नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा वो वापस यही लेवल का रहेगा 129, लेकिन इसको बाय करना है 135 के ऊपर ही। ठीक है, 135 रुपए के ऊपर CESE को खरीदना है। लेकिन संतोष, जरा आप चेक कीजिए लेमन ट्री होटल्स को। इन्होंने 2 होटल के लाइसेंस के लिए करार किया है, लाइसेंसिंग अग्रीमेंट किया है। हालांकि पिछले महीने भर से लेमन ट्री होटल्स एक रेंज में ही है, 140 141 रुपए के आसपास के भाव हैं। क्या आपको लगता है कि ये खबर पुश दे सकती है, और क्या टारगेट्स होंगे आपकी तरफ से? ये सभी शेख, ये होटल लगातार एक्सपांशन करते आ रही है। स्ट्रक्चर भी बुलिश है, थोड़ा सा 145 से 150 की रेंज में थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस जरूर कर रहा है। लेकिन हम देखें नीचे तो ये 20 डे मूविंग एवरेज जो करीबन 138 के आसपास है, उसको होल्ड करने में कामयाब है। जब तक 138 के ऊपर है, व्यू बुलिश रहेगा। अगर ये मोमेंटम पकड़ता है, वापस से तेजी देखने को मिलती है, तो 155 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो 137 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से बने रहिए, या खरीदारी भी कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 155। ठीक है, लेमन ट्री को लेकर ये व्यू। आयुष, आपसे ज़रा पेटीएम पर व्यू चाहेंगे, क्योंकि देखिए कंपनी की तरफ से ना डैमेज कंट्रोल की कोशिशें भी हो रही हैं, और उसी दिशा में एक कदम है कि पेटीएम पेमेंट बैंक के बोर्ड से ना विजय शेखर शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। नया बोर्ड बना है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं, और ये भी खबरें आई हैं कि ये UPI लेन देन के लिए 4 बैंकों के साथ पेटीएम करार कर सकती है। एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, SBI और येस बैंक के साथ ये करार हो सकता है। तो कुछ हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव चीज़ें भी हो रही हैं। 350 रुपये के आसपास के मैंने भाव देखे पेटीएम में, वहाँ से अब ये रिवर्स करके 428 रुपये के आसपास फिर से शेयर पहुँच गया है। आप ये बताइए कि पेटीएम आप किस तरह से देख रहे हैं? प्योर टेक्निकल बेसिस पर बताइए कि क्या इसमें कोई ट्रेड बन रहा है? आयुष, आयुष, अगर आप तक आवाज जा रही है हमारी, तो पेटीएम पर आपसे व्यू चाहिए था। आयुष शायद हमें सुन नहीं पा रहे हैं, कुछ ऑडियो में कुछ दिक्कतें होंगी, उसको हम फिक्स करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तब तक संतोष जी, आप इस पर व्यू दे सकते हैं। पेटीएम क्या लग रहा है आपको, चाल क्या होगी इसकी यहाँ से? ये सभी शेख, पेटीएम को शायद हमने पहले भी डिस्कस किया था, जब ये स्टॉक ने 340 रुपए के आसपास चल रहा था, बॉटम बनाया था, तो लग रहा था कि पुल बैक दिखाने को तैयार है। और ये पुल बैक मुझे लगता है कि 440 के लेवल तक एक्सटेंड हो सकता है। जो इसका पुराना ब्रेकडाउन लेवल या जो इसने पुराना लो लगाया था नवंबर 2022 में, उसको तोड़ के नीचे गया है, वहीं से इसको 20 डे मूविंग एवरेज भी फेस करना पड़ेगा। तो 440 का लेवल वॉच आउट करना चाहिए, वहां तक तो लग रहा है। 440 450 आप राउंड फिगर ले ले, तो उसके ऊपर निकलना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। किसी भी वजह से अगर 150 के लेवल को क्रॉस करके ट्रेड करने में कामयाब हो जाता है, तो शायद पर इसमें एक रिकवरी की और उम्मीद बढ़ सकती है। बट जिसने लोअर लेवल से लिया है, तो और ये 440 से 50 के बीच में अटकता है, एक बार थोड़ा सा मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए। 450 के ऊपर निकलेगा तभी और स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी।
ठीक है, विनोद मोदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार उनका भी करते हैं जरा स्वागत। विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आज आपको ना मैं एक चॉइस के साथ ओपनिंग करता हूं सर। आज आपको मैं एक चॉइस देता हूं। चलिए, आप तो हेड है पीएमएस के, शेर खान पे देखते हैं ये सारे, तो एक काम करो, एक सामने पेटीएम ही रखो और दूसरा आइडिया लगाओ, दोनों शेयर सामने लगाओ। विनोद जी देखो, आपको कोई एंकर चॉइस नहीं देता होगा, सीधा सपाट क्वेश्चन पूछते हैं हम, आपको चॉइस के साथ बोल रहे हैं, आपको जो खरीदना हो, जो बताना हो बताना, ठीक है जी। लगाओ एक बार जरा स्क्रीन पर, आइडिया को लगाओ और पेटीएम को लगाओ। दोनों के लिए आज अहम दिन है। एक तो विजय शेखर जो फाउंडर ही हैं वो एक डिवीजन से बाहर जा रहे हैं, और दूसरा अभिषेक ने भी आपको और सारी खबरें बता दी कि इस बैंकों के साथ कैसे कैसे करार हो सकता है, और दूसरा आइडिया के लिए रकम जुटाने की बातचीत चल रही है। विनोद, आप किस कंपनी के साथ हैं? दोनों के साथ नहीं हैं, दोनों के साथ हैं, किसी एक के साथ हैं? जो भी रीजन है सब बता दीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। डेफिनेटली जहां तक ये पेटीएम का सवाल उठता है, मेरा व्यू अभी भी पॉजिटिव नहीं होगा, खासकर जनवरी एंड में जिस हिसाब से हमने आरबीआई का जो निर्देश आया है इसके अगेंस्ट में, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि वो कंसर्न अभी भी प्रिवेल करेगा। बट यस, जिस हिसाब से कल के डेवलपमेंट हुए हैं, बड़े कुछ बड़े नए चेहरे जो बैंकिंग इंडस्ट्री के वेटरन माने जाते हैं, उनको बोर्ड में इंडक्ट किया गया, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो कंपनी के मालिक है पीएसएस, वो आई थिंक कहीं ना कहीं ये तो बता रहा है कि वो अभी जो उनका 51% जो अभी होल्डिंग है पेटीएम पेमेंट बैंक में, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो गिव अप करने को रेडी है, और दिखा रहा है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये सब जो भी इश्यू है, बिकॉज ये नए चेहरे जो आएंगे, वेटरन चेहरे आएंगे, उस हिसाब से कहीं ना कहीं ये चीज भी एड्रेसेबल हो जाएगा गोइंग फॉरवर्ड। बट ये सब मिला करके ये चीज मुझे मानते हैं पॉजिटिव डेवलपमेंट है ये, लेकिन ये डिपेंड करता है मार्च 15 के बाद जब इसके बैंकिंग ऑपरेशन बंद हो जाएंगे एज पर आरबीआई आई मीन नोटिस, उसके बाद क्या होगा। अगर अगर क्योंकि इसके लिए अगर चालू रखने के लिए डेफिनेटली आरबीआई को कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनको रिलैक्सेशन देना पड़ेगा। वो मुझे लगता है वो यस या नो कुछ भी हो सकता है, वो ईस्टर्न बैट्स में मैं नहीं जाना चाहूंगा, बट कंसिडरिंग द फैक्ट है कि ये पेटीएम बैंक जो है ये बहुत बड़ा प्रॉफिटेबिलिटी कंट्रीब्यूट कर सकता था और करता ही था। जो कंपनी का जो ओवरऑल गाइडेंस था कि हम 2026 में नेट लेवल पे प्रॉफिट नेट पॉजिटिव दिखाएंगे, मुझे वो कहीं ना कहीं अभी भी क्वेश्चन मार्क लग रहा है। बहुत सारी क्लैरिटी अभी भी आनी बाकी है, तो मेरा नजरिया अभी भी थोड़ा न्यूट्रल टू नेगेटिव ही रहेगा पेटीएम बैंक में। जहां तक आइडिया का सवाल है, आइडिया डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि 1-2 महीने से वैल्यू एडेड कस्टमर नेट एडिशन में आ रहा है, बट ओवरऑल इनके अभी भी मार्केट शेयर लूज हो रहा है। ओवरऑल कस्टमर एडिशन की बात करें, नंबर 1, नंबर 2 की बात करें, डेफिनेटली जिस हिसाब से आप देखेंगे 5G का, अगर मैं बात करूं 5G में कैपेसिटी 5G का जो कैपेक्स देखे, चाहे इनके दोनों जो की कॉम्पिटिटर है, दोनों ने अच्छे खासा कैपेक्स किए हैं, जहां पे ये अभी भी लैग कर रहा है, तो वो कॉम्पिटिशन को मैचअप करने के लिए अभी भी बहुत बड़ी इसको फंडिंग चाहिएगी। जहां अभी भी हमें नहीं लगता, हमें बहुत बड़ा कंफर्ट नहीं लगता है कि, क्योंकि दोनों पेरेंट के साइड से देखें तो कुछ ऐसा बहुत बड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन आया नहीं है कि प्रमोटर साइड से भी फंडिंग किया जाएगा। तो ये सब चीज को मद्देनजर रखते हुए हमें अब लगता है कि आइडिया में भी हमारा व्यू काफी पॉजिटिव नहीं होगा, तो अभी के हिसाब से मैं दोनों से थोड़ा स्टे अवे रहूंगा। ठीक है, दोनों से स्टे अवे रहिए सर, कोई दिक्कत नहीं। हमने तो इसलिए तो आपसे पता किया, नहीं तो हमने तो टेक्निकली पता कर ही रहे थे। 2-4 रुपये ऊपर नीचे आइडिया के अंदर होने की चांसेस हैं, और पेटीएम शायद हो सकता है कॉस्ट सर्किट दे दे, लेकिन आपसे पता करके हम थोड़ा आइडिया लग गया कि अभी थोड़ा खतरा है, आपको कॉशियस रखना है, और जो भी पोजीशंस लेनी है वॉल्यूम कम करके लेनी है, ले रखी है तो उसको हैंडल विद केयर करना है। बस यही बात हम आपसे समझना चाहते थे, जो आपने क्लियर कर दी। तो चलिए अब समझते हैं कि हमारे एडिटर इन चीफ ईटी नाउ एंड ईटी नाउ स्वदेश के निकुंज दालमिया की नज़र कहाँ पे है। हमारे अगले सेगमेंट निकुंज की नज़र में। निकुंज सर, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो देखिए, आपसे बहुत सारे स्टॉक्स पे बात करनी है, पेटीएम, वोडाफोन पर बाजार की चाल से कैसे लग रही है, क्योंकि तेज़ी पे कल एक ब्रेक लगता हुआ नज़र आया, बट अभी बाजार किस तरीके से प्लेस्ड है और क्या कुछ अहम ट्रिगर्स हैं जहाँ पे ध्यान में रखना है? द प्रॉब्लम इज देयर आर नो ट्रिगर्स। तो मैं वही बोलूँगा जो मैं 2-3 दिन से बोल रहा हूँ कि बाज़ार के अंदर जो हम अंग्रेजी में वर्ड बोलते हैं ठंडर इस समय मिसिंग है। एफएनओ का वीक है और इस समय ठंडर मिसिंग है। अपसाइड लिमिटेड है और डाउनसाइड वेल डिफाइंड है। तो मार्केट के अंदर अगर आप देखिए तो सेटअप एक बड़ा ही अच्छा सेटअप है कि भाई मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, ग्लोबल क्यूज़ आपके ठीक हैं, फ्लोज ठीक ठाक हैं, कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, मैक्रो भी आपको फेवरेबल लग रहा है।
तो कुल मिलाकर के जब ये सेटअप रहता है तो मार्केट टाइम वाइज कंसोलिडेट करता है, प्राइस वाइज सी मार्केट में कंसोलिडेशन ड्यू था। अब वो टाइम वाइज आता है, प्राइस वाइज आता है, ये बोलना बहुत मुश्किल है। टाइम वाइज आता है तो अच्छा रहता है, समय से मेंटेन करता है और मार्केट की नींव मजबूत हो जाती है। प्राइस वाइज आता है तो दुख देता है, बिकॉज उसके अंदर आपके एनएवी आपके पोर्टफोलियो को मार पड़ती है। तो टाइम वाइज कंसोलिडेशन चल रहा है, थोड़ा बहुत सेक्टर्स के अंदर हम देख रहे हैं कि आदान प्रदान इस समय चल रहा है, मार्केट के अंदर कोई बहुत बड़ी एक्साइटमेंट नहीं है। तो डिम्पी जी, जो आप शायद मेरे से सवाल पूछ रहे थे पिछली बार, अभिषेक पूछ रहे थे कि अगर ये बुल मार्केट कांदीवली चर्च गेट से लेकर के कांदीवली की ट्रेन जर्नी है, तो मुझे लगता है कि इस समय बांद्रा के स्टेशन पर ट्रेन का इंजन चेंज हो रहा है और हो सकता है वो जल्दी चेंज हो जाए जैसे ट्रेन भाग्य रफ्तार पकड़े। सर, ये ऊपर जाएगी ट्रेन या फिर नीचे जा सकती है ट्रेन? देखिए, बुल मार्केट तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, पर जब ट्रेन का इंजन ख़त्म होता है तो जब नया इंजन आता है तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद स्ट्रेंथ और उसके बाद वह काफ़ी ज़्यादा आती है। तो ट्रेन डिम्पी, जब मार्केट टाइम वाइज करेक्शन में आता है ना, वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। उससे क्या होता है, अर्निंग्स आपकी बढ़ जाती हैं, जो दोनों साइड से एक्सेसेस होते हैं वो निकल जाते हैं। और प्राइस वाइज करेक्शन जब आता है ना डिम्पी, वो आपको दुख देता है। दैट इज़ अ पेनफुल करेक्शन, बिकॉज 2 या 3 दिन में आप देखेंगे कि 15-20% मिड कैप में गिरावट आ जाती है, 4-5% निफ्टी में गिरावट आ जाती है। तो जो टाइम वाइज करेक्शन है वो बेटर करेक्शन है। हम कहते हैं ना कि कोई की नींव बन रही है, तो नींव बन रही है मार्केट की, बिकॉज मार्केट में एक्सेसेस थे, मार्केट में एक्सेसेस हैं, और एक्सेसेस वीड आउट होने के एक ही तरीके होते हैं, तो प्राइस नीचे आ जाए या फिर समय के साथ अर्निंग्स ऊपर चली जाए। क्योंकि अर्निंग्स का रुख अच्छा है, टाइम वाइज करेक्शन होता है तो अचानक मार्केट आपको अट्रैक्टिव लगने लगेगा। इंटरेस्टिंग सर, ये आपने सही कहा बिल्कुल कि टाइम वाइज जो करेक्शन होती है वो ज़रा दुख नहीं देती है, बल्कि प्राइस वाइज एक्शन ज़रा दुख देती है। अच्छा सर, एक और चीज़ है, भले ही 1000 शेयर होंगे लेकिन फिर भी ट्रेडर्स का मन ना आइडिया से छूट नहीं रहा। वो मोह बहुत है, प्यार बहुत है उनको आइडिया से। तो आइडिया में आज एक बैठक होने जा रही है फंड रेज की। इस बैठक की सर इंपॉर्टेंस क्या है और इससे होगा क्या सर? देखिए, आइडिया का लॉट मैं देख रहा था 80,000 के आसपास का लॉट है, और उसके अंदर 4-5% का स्विंग, यानी 40-50 पैसे का स्विंग रोज का ही मूवमेंट है, और बड़ी जल्दी आता है। एक ही दिन के अंदर आइडिया 15% स्विंग या 20% स्विंग भी दे सकता है, नीचे से लो से ऊपर में। तो एक काफ़ी बड़ा मूवमेंट आपको मिलता है, लिक्विड स्टॉक में आपको मिलता है, लार्ज लॉट आपको मिलता है। तो आप अगर इंट्राडे ट्रेडर हैं, पोजिशनल ट्रेडर हैं, तो आपकी वो जो रिक्वायरमेंट है स्टॉक बड़ा ही फिट करता है। आप एक्चुअल में वैसे ट्रेड नहीं कर सकते हैं, आप उस प्रकार की ट्रेड नेस्ले में नहीं कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं बैठक की, फंड रेस की। तो 3-4 बड़ी बातें इसके अंदर। फंड रेस कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, और इसका इफेक्ट आइडिया में क्या होगा। तो फंड रेस के 2 रीजन हो सकते हैं, या तो प्रमोटर जिसमें बिरला जी वह इसमें पैसा डालें, या फिर जो उनकी आइडिया की होल्डिंग कंपनीज़ हैं। 18% आइडिया जो है आज की तारीख में AB बिरला ग्रुप का है, जिसके अंदर होल्डिंग कंपनीज़ हैं ग्रासिम और हिंडाल्को। क्या वह कैपिटल इन्फ्यूज़ करेंगी? अगर ग्रासिम और हिंडाल्को इसमें कैपिटल इन्फ्यूज़ करती हैं, उन स्टॉक्स पर प्रभाव पड़ेगा। क्यों कर रहे हो भाई? अगर प्रमोटर कैपिटल इन्फ्यूज़ करता है तो मार्केट बोलेगा जी ये तो स्पिरिट है, ये कमिटमेंट थी, सरकार ने वोडाफोन आइडिया को बेल आउट करा, प्रमोटर ने कमिटमेंट था और प्रमोटर कमिटमेंट कर रहा है। तो मेरे को जब लगता है कि आइडिया प्रमोटर भी कमिट कर सकता है, वोडाफोन भी कमिट कर सकता है, नॉट थ्रू इनडायरेक्ट कंपनीज बट टू डायरेक्ट कैपिटल। अब आइडिया में जो कैपिटल आएगी उससे क्या होगा? अगर आइडिया के अंदर कैपिटल आती है तो उसके अंदर क्या आइडिया का रुख बदल जाएगा? क्या उनका लॉस मार्केट शेयर वापस आ जाएगा? क्या उनकी 5G नेटवर्क में कोई चेंजेस आ जाएंगी? क्या वो जियो जैसा कोई डिस्ट्रप्शन करते हैं? जी नहीं। तो आइडिया जहाँ पे सर्वाइवल रिस्क है, कैपिटल आने से डेट कम होगा और वह बंद होने से रुक जाएगा। With idea, it is not about market share gain or what they can do. With idea, it is all about कितने दिन तक यह बिजनेस में रह सकते हैं और ऐसा क्या कर सकते हैं कि इनका बिजनेस चलता रहे। तो मुझे लगता है चलता रहे, जो होगा वो होगा। मगर एक मूव और आ सकता है डिम्पी, मुझे जो लगता है, मैंने काम नहीं करा है, कि आइडियाज़ पे जिन बैंक्स का एक्सपोजर था, उन सब बैंक्स ने आइडिया का एक्सपोजर राइट ऑफ कर दिया है। तो अगर कैपिटल आती है, डेट कम होता है, तो जिन बैंक्स ने आइडिया का एक्सपोजर राइट ऑफ करा था वो राइट बैक करेंगे, जिससे उनको लाभ हो सकता है। जी निकुंज सर, एक सवाल, गुड मॉर्निंग, एक सवाल आपसे पेटीएम पर भी लेना होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक से विजय शेखर शर्मा ने अपने आप को अलग कर लिया है, वहां से इस्तीफा दे दिया है। बोर्ड में बड़े लेवल पर चेंजेस हैं, कुछ डैमेज कंट्रोल की कोशिशें हो रही हैं। स्टॉक को भी हम निचले स्तर से रिकवर होते हुए देख रहे हैं। तो क्या जो बुरा दौर था वो पीछे छूट गया है, ये मान के चलें, या फिर अभी भरोसा रिस्टोर होने में समय लगेगा? देखिए, भरोसा रिस्टोर होने में समय नहीं, बहुत समय लगेगा, बिकॉज जो रेगुलेटर ने कंसर्न्स रेज करी थी वो कंसर्न्स अभी एड्रेस नहीं हुई हैं।
नंबर 1। नंबर 2, आप पेटीएम पेमेंट बैंक को अगर सब्सिडरी से हटा देते तो आप भी मार्केट को ये बोल रहे हो कि वन कम्युनिकेशन जो पेटीएम पेमेंट बैंक का मेजर ओनर है, पेमेंट पेटीएम बैंक उसकी सब्सिडरी है, आप उसको अलग कर रहे हैं। तो उसको अलग करने से for a shareholder technically nothing changes, it is only an alternate route actually which gets created. Second, मुझे लगता है कि जब तक रेगुलेटरी क्लैरिटी इसमें देखने को नहीं मिलेगी, मुझे नहीं लगता है कि मार्केट एक प्रकार से बहुत कन्विंस हो जाएगा। देखिए स्टॉक ऊपर से 60% गिरा, नीचे से 30% ऊपर है, तो अभी भी 30% नीचे है, क्योंकि स्टॉक वॉलेटाइल है, लार्ज है, लिक्विड है। इस न्यूज़ को हो सकता है कि इस न्यूज़ को लेकर के शॉर्ट टर्म के अंदर एक्टिविटी देखने को मिले, मगर मेरा यही मानना है कि इस समय जब मार्केट में आपको और इतनी सारी ऑप्शंस मिल रही हैं, जब मार्केट के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ट्रेंड है, जहाँ पे इतने बड़े विजिबल सेक्टर्स हैं, डू नॉट ट्राई एंड कैच द फॉलिंग नाइफ। एक हम कार्ड्स में बात करते हैं, डिम्पी जी ज़रा सुनिएगा, इट इज़ बेटर टू प्ले सीन रादर देन ब्लाइंड। पेटीएम मुझे लगता है अगर आप उसको देख रहे हैं तो एक प्रकार की वो ब्लाइंड चाल है। हो सकता है 3 इक्के आपके हाथ में हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मगर हो सकता है 3 जोकर भी निकल जाए। तो जब मार्केट के अंदर आपको क्लैरिटी कोई चीज़ की मिल रही है तो उस पर जाएँ, और इस समय मार्केट के अंदर काफ़ी जगहों में काफ़ी क्लैरिटी अर्निंग्स को लेकर के, सो इट इज़ बेटर टू गो फॉर क्लैरिटी रादर देन anything which could happen or which may not happen. थैंक यू सर पूरी क्लैरिटी देने के लिए। पर आखिरी में एक सवाल मेरा आपसे टीसीएस को लेके होगा। सर कई दिनों से माइटी पे चर्चा भी कर रहे थे, आज यूबीएस का अपग्रेड आया है, उनका कहना है कि जो बड़ी डील्स हैं उनका पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा अर्निंग्स के लिए, पर साथ ही इन्होंने बोला है कि एट्रिशन में जो कमी आई है वो मार्जिन्स को वो सपोर्ट करेगी। तो सर इसे टीसीएस के लिए ही पॉजिटिव समझना चाहिए या पूरी आईटी इंडस्ट्री पे अब नज़र रखने की ज़रूरत है? देखिए आईटी के अंदर क्या हुआ था सृष्टि, आईटी के अंदर हम देख रहे हैं कि एआई के बाद एक प्रकार से जो शुगर रश हुआ था टेक के बाद वो ख़त्म हो गया। वो शुगर रश जब फेड आउट हुआ तो लोगों को समझ में आया भाई एआई तो रियल है। एआई आने से सबके धंधे में गिरावट आई है, डिसीजन मेकिंग डिले हो गई है, मगर एआई आने से आपकी जो मैन पावर रिक्वायरमेंट थी वह कम हो गई है। टीसीएस की जो पीक के अंदर जो एट्रिशन रेट आ गई थी वो 17-18% हो गई थी, यानी 17 से 18% आपका हर साल आपकी फ्लीट चेंज हो रही है, मतलब आपकी मैन पावर चेंज हो रही है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। यानी ब्रॉडली स्पीकिंग 3 साल के अंदर आधी कंपनी चेंज हो गई आपकी, अगर टेक्निकली आप देखें तो एआई की वजह से वह कम हो सकता है। दूसरा मेरा यह मानना है कि आईटी को लेकर के जब लोगों ने एक प्रकार से राइट ऑफ कर दिया था सेक्टर को कि भाई एआई आएगा इंडियन आईटी को ख़त्म कर देगा, वह व्यू भी अब कम हो रहा है। अब सब मानने लगे हैं भी एआई इज़ कॉम्प्लीमेंट्री, यस नियर टर्म में इम्पैक्ट आएगा जो कि आ चुका है, मगर लॉन्ग टर्म में कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट है, बिकॉज इंडियन आईटी कंपनी हैज सर्वाइव Y2K, इंडियन आईटी कंपनी हैज सर्वाइव्ड डिजिटाइजेशन, दे हैव सर्वाइव्ड स्मैक, दे हैव सर्वाइव इवन एंटरप्राइज, तो इंडियन आईटी कंपनी टिका रहेगी। जहाँ तक टीसीएस की खासी बात है, मुझे एक यूबीएस की रिपोर्ट में शायद थोड़ी कंसर्न तो नहीं, पर शायद जहाँ मैं एग्रीमेंट में नहीं हूँ डिम्पी अभिषेक सृष्टि, कि टीसीएस की जो वैल्यूएशंस हैं अभी लॉन्ग टर्म एवरेज के ऊपर है। तो आप जब कोई टर्न अराउंड सेक्टर को देख रहे हैं तो आपको एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए। लॉन्ग टर्म एवरेजेस के ऊपर चल रहा है, 25-26 टाइम का पी मल्टीपल है, तो स्टॉक सस्ता नहीं है। तो आप अगर टीसीएस में इस समय निवेश करना चाहते हैं तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। हो सकता है 2-3 क्वार्टर तक आपको रिटर्न ना मिले। यूबीएस साल के अंत तक की बात कर रहे हैं ना शिष्य शायद, yes. तो साल के अंत में भैया अभी 7 महीने हैं, और नहीं कितने 10 महीने हैं, तो 10 महीने तक अगर स्टॉक संभाल सकते हैं तो 10-15% की मूव ज़रूर आ सकती है अगर सेक्टर के अंदर रिकवरी आती है तो। नहीं तो अगर आप टीसीएस में यूबीएस को सोच करके आपको लगता है कि आज और कल में कोई छक्का लगेगा, तो स्टॉक के अंदर छक्का नहीं लगने वाला है। तो टीसीएस डिम्पी टेस्ट मैच का माहौल है, टीसीएस इज अ टेस्ट मैच स्टॉक, इट इज़ नॉट अ T20 स्टॉक। यस सर, बिल्कुल सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली जैसे जैसे आप बोल रहे थे ना, मैंने उसी समय टीसीएस का चार्ट भी ड्रॉ किया और मैंने देखा कि ऐसा कुछ हो भी रहा है क्या नहीं, तो मेरे को देखा कि यस एक रेजिस्टेंस पे खड़ा है और इसमें कुछ ज़्यादा मोमेंटम आएगा भी नहीं। तो ये बात क्लियर है आपकी सर, बहुत अच्छा ये आपने अच्छे से एनालिसिस करके बताया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। पहली बार आप मेरी बात से एग्रीमेंट में कोई थैंक यू सर। मैं हमेशा होता हूं, अच्छा दिन जा रहा है, आज मेरा अच्छा दिन जा रहा है भैया सर। मैं हमेशा होता हूँ 99% आपके साथ में एग्रीमेंट होता हूँ, 1% अधिकार है, फ्रीडम है, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया सर, वो एरर दे दिया उसको 1% का। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, थैंक यू वेरी मच सृष्टि। ओके पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ढेर सारे स्टॉक्स की हमने चर्चा की, पेटीएम, वोडाफोन आइडिया, टीसीएस में क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति और बाजार की चाल के लिए क्या कुछ फैक्टर्स अब इम्पॉर्टेंट है। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब हमारे साथ भसीन जी भी जुड़ चुके हैं। भसीन जी वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सर
क्या लगता है बाजार आज के लिए क्या कुछ चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए? और क्योंकि वोडाफोन आइडिया और पेटीएम दोनों ही फोकस में रहेंगे, सर इस पे आपकी टिप्पणी। हाँ, गुड मॉर्निंग सृष्टि, आपको, डिम्पी और अभिषेक को। और दिल्ली में फिर 15 डिग्री हो गया, ठंड हो गई अच्छी। और मौसम तो बता रहा है कि इशारा यही है कि शेयर बाजार तो बहुत अच्छी मूड में है, जैसे हम हैं। हमारा भी गला साफ है, शेयर बाजार भी। अब 2 दिन 100 पॉइंट के ऊपर नीचे तो होएगा। सब कहेंगे कि टॉप, और ये तो टॉप और बॉटम तो आपके लिए है। आपको अपना स्टॉक सिलेक्शन देखना है और देखना पैसे कहाँ बन रहे हैं। 2 दिन पहले आपको लार्सन एंड टूब्रो दिया था 3290, 3300, वो 3500 हो गया। शेयर बाजार में आइडेंटिफाई कीजिए कहाँ आपका मार्केट बनेगा, और जैसे मैंने आपको कहा, मोमेंटम स्टॉक से थोड़ा सा पैसा लीजिए। जैसे अभी निकुंज ने कहा, टीसीएस हो गया, हैवेल्स हो गया, लार्सन हो गया, एचडीएफसी बैंक, यहाँ पे थोड़ा दबाव ज्यादा डालिए, बिकॉज मार्केट से निकल नहीं सकते आप, लेकिन मार्केट में अपना एलोकेशन टू लार्ज कैप कर लेंगे तो आप थोड़ी सेफ्टी में रहेंगे जब तक वॉलेटिलिटी थमेगी। श्री जी, आपको पता है 2 दिन है एक्सपायरी में, और ये हाईएस्ट एवर एक्सपायरी है, तो मुझे लगता है 22,000 जरूर डिफेंड होएगा। और अगले 2 दिन में मुझे लगता है वी मे अगेन 22,000, 22,200 की अभी तक रेंज है, विच शुड बी द केस। बैंक निफ्टी कैन बी अ शार्प सरप्राइज आइटम, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का वेट पॉजिटिव साइड पे प्ले आउट करेगा। आपने सही कहा, देखिए पेटीएम के लिए विजय शेखर का रिजाइन करना इज अ पॉजिटिव, क्योंकि अब वो और ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, और जो नया बोर्ड है वो आरबीआई की गाइडलाइन से चलेगा। वी विल सी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या उनके लिए अगला स्टेप होएगा फ्रॉम द रेगुलेटर। लेकिन रेगुलेटर के लिए ये बहुत अच्छा स्टेप है कि जो कंटेंशियस पर्सन था या आर्म्स लेंथ ऑफ डिस्टेंस था, वो एक कंप्लाई किया गया। वोडाफोन से ज्यादा बेनिफिट होएगा इंडस टावर को, क्योंकि उनके रिसीवेबल से जो उनकी प्रोविजनिंग है वो बेटर होगी। और वोडाफोन के लिए कैपिटल इन्फ्यूजन किसी भी तरह से प्रमोटर करे, बाहर वाला करे, इट शुड बी अ पॉजिटिव इन द स्लाइटली लॉन्गर टर्म। 11 रुपए पे शेयर बहुत अट्रैक्टिव था, 17-18 पे वॉलेटिलिटी रहेगी, बिकॉज इट्स अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो, और न्यूज फ्लो पे। अब आपके लिए, हम आपको लिए बाय आइडियाज देंगे जो हमें लगता है यहाँ अभी भी बहुत अच्छा मौका दे रहे हैं। और आप कहें तो मैं इन 2-3 शेयर मैं बताऊंगा। 4 है मेरे पे आज एक्चुअली। 2 टेक्निकल ब्रेकआउट्स है, मैं टेक्निकल स्पेशलिस्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है जो टेक्निकल ब्रेकआउट देने हैं वो भी बताऊंगा, और 2 वैसे मेरे बाय कॉल्स हैं। जी भसीन साहब, फिर से आपको ठंड वाली गुड मॉर्निंग। बताइए कौन से शेयर होंगे आज के लिए? नहीं अभिषेक, ठंड तो आपको लगे रही है, इसलिए 15 डिग्री का, मुझे नहीं ठंड लग रही। मैंने तो 3 डिग्री देख रखा है सर। मैंने तो 2 ऊपर और 2 नीचे और 1 ऊपर का सर्किट देख रखा है 25 साल में। जब नीचे सर्किट लगता है ना, तो उस समय रहना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, उस समय मैं काफी जवान था तो एड्रेनलिन था, अब मैं उसको एक अब्सॉर्ब करता हूँ। लेकिन आप अभी भी जवान है भसीन साहब। नहीं सर, वो टाइम गया। लेकिन हाँ, शेयर बाजार के लिए मैं अभी भी जवान हूँ। एज इज अ नंबर सर। 95 पे जितने अलर्ट वॉरेन बफेट है, ही इज अ रोल मॉडल। कि अगर आप पैशनेट हो किसी चीज का, तो यू विल नेवर फेड अवे। एंड वाइन, विमेन एंड स्टॉक्स ओनली मैच्योर विद टाइम। तो सबसे पहली पिक है डीवीज लैब। 3570 का स्टॉप लॉस रखिए। इसमें मुझे 3850 का टारगेट दिखता है। सॉरी, 3500 का स्टॉप लॉस, 3570 पे आपको लेना चाहिए, 3850। डीवीज लैब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है, और मुझे लगता है जो इसमें बेरिशनेस आई है ओवरडन है। इसके रिजल्ट्स इस क्वार्टर में बहुत शानदार आएंगे, और हमने देखा है कि दैट कॉन्ट्रैक्ट फार्मा में दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू बी। तो डीवीज मुझे यहाँ बहुत पसंद है, प्लस थोड़ा सा डिफेंसिव नेचर। दूसरा मुझे पसंद है विप्रो। 525 रुपए पे मुझे लगता है विप्रो इज द बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज कैप स्टॉक, और आज नहीं तो कल ये 560 क्रॉस किया तो 600 की तरफ जा सकता है। अभी आप 560 के लिए अगले 2 दिन में खेलिए। अब 2 टेक्निकल पिक्स जो मैं 100 रुपए से कह रहा हूं, 95 से इंडिया बुल। कल इंडिया बुल ने हाईएस्ट क्लोज दिया है 128 रुपए 65 पैसे। 123-25 में लीजिए। 112 का अब आपका स्टॉप लॉस हो गया, और 150 का आपका टारगेट। और चौथा है एबीएसएल एएमसी। ये भी हमारे पोर्टफोलियो में है। हम काफी टाइम से बोल रहे हैं कि ये एक एएमसी है जो अंडर परफॉर्म कर रहा है। कल इसने क्लोज दिया जो हाईएस्ट क्लोज था 500 रुपए का। 488 का स्टॉप लॉस रखिए और 600 का टारगेट। मैं इसलिए ऐड कर रहा हूं नाम, क्योंकि कई बार इन्वेस्टर को मौका नहीं मिलता और वो कहता है हमें अच्छे शेयर। तो टेक्निकल ब्रेकआउट इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि मार्केट एक वीक ट्रेंड में था, लेकिन कुछ शेयर्स
न्यू हाईस पे जा रहे हैं। इस कारण से हमें लगा कि इनमें स्ट्रेंथ अभी भी बाकी है। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, आपके शेयर काफ़ी अच्छे हैं और आपने अच्छा भी किया, ये दोनों की कैटेगरी बना दी है कि ये जो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट है ये टेक्निकली ब्रेकआउट है ऑलरेडी, वैसे भी आप इस पर बुलिश भी थे पहले भी, और ABSL ये भी एक शेयर होगा जिस पे आपको आज ध्यान रखना चाहिए। तो दूसरा जो दो शेयर है डिविस और विप्रो, आपने अलग उसकी कैटेगरी बनाई हुई है। बहुत शुक्रिया बसीन सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, सुमित मूलचंदानी भी इस बीच हमारे पैनल में जुड़ चुके हैं एज एन टेक्निकल गेस्ट, और उनसे उनके जरा ट्रेडिंग कॉल्स ले लेते हैं। सुमित गुड मॉर्निंग, जरा बताएं आपकी टेक्निकल कॉल्स। सर अनम्यूट कीजिए सुमित जी। सॉरी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो वसीम जी हमेशा एक इंस्पायरिंग रहे हैं सभी हमारे खास करके इंडियन टेक्निकल्स के लिए, या फिर आप इंडियन ट्रेडर्स के लिए बोले तो पहले उनको सुनना और फिर बाद में कुछ बोलना, तो वो हमारे लिए एक सौभाग्य है। तो हमारे पास भी आज दो पिक्स रहेंगे, दोनों के दोनों बाय साइड है। पहला रहेगा देखिए साउथ बैंक। साउथ बैंक ने देखिए अपना पिछला हाई बनाया था करीबन 40 का, और स्टॉक ने एक छोटा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग या फिर हल्का सा रिवर्सल आप बोलेंगे, और एक डबल बॉटम टाइप फॉर्मेशन बना के स्टॉक अभी थोड़ा सा अपसाइड यहाँ पे मूवमेंट दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि अपसाइड मूवमेंट एक न्यू हाई की तरफ अप्रोच कर सकता है। तो करंट मार्केट प्राइस पे आप बाय कीजिए, करंट मार्केट प्राइस है 37, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 3450 का, और जो पहला टारगेट रहेगा वो यू बॉटम यानी पिछला हाई 40 और 43, ये दो टारगेट रहेंगे। दूसरा स्टॉक रहेगा केपीआर मिल्स। केपीआर मिल्स ने पिछली बार जब अपना रेजिस्टेंस ब्रेक किया था वो था 720 के बाद, और स्टॉक ने अपना 900 के लेवल्स को अप्रोच किया था और फिर से अब नीचे आया, लेकिन अब वही लेवल्स को अपने उससे सपोर्ट लिया है और बाउंस कर रहा है। और यही जो 720 का रेट है वो 200 मूविंग एवरेज का भी एक लेवल था, तो स्टॉक ने खासा बाउंस किया है 10% यहाँ पे। तो दो पार्ट में आप यहाँ पे बाइंग कीजिए, करंट मार्केट प्राइस पे दैट इज अराउंड 780, और जब नीचे 750 तक भी आपको मिल रहा है तब भी आप वहां पे बाइंग कीजिए। 730 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए फॉर द टारगेट ऑफ 880 एंड 920। ठीक है, आपके दोनों शेयर सर हो गए, एक तो साउथ इंडियन बैंक, दूसरा केपीआर मिल्स, दोनों के दोनों कैश के स्टॉक्स हैं, आप बढ़िया से इनमें ट्रेड कर सकते हैं। सुमित सर, मैं जब भी आपको देखता हूँ ना, मेरे को एक शेयर आपसे वापस से पता करना होता है, कैसे आपने उसका स्टॉप लॉस मेंटेन रखा हुआ है, मेरे को तो बड़ी हैरानी है। शेयर हिल के नहीं दे रहा है वो, उस शेयर का नाम है TTML। ये भले चल नहीं रहा तो टूट भी तो नहीं रहा, आपने कहा 88 के नीचे नहीं जाएगा, तब से 88 के नीचे जा ही नहीं रहा है, ये शेयर तो रुका ही हुआ है। सर ये चलेगा भी कि नहीं चलेगा? तो देखिए लेवल्स ही हमारे लिए भगवान है, तो हम तो उसी को ही मेंटेन करके रखते हैं। सो सेम 88 विल बी माय स्टॉप लॉस, जब तक क्लोजिंग बेसिस पे नहीं आएगा तब तक मैं स्टॉक को होल्ड रखूंगा। हालांकि ये एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन है, और डेली पे आप देखेंगे तो 40 का एक RSI का सपोर्ट भी है, तो बिल्कुल पॉजिटिव अप्रोच के साथ यहाँ पे बने रहेंगे 88 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे बने रहना है 88 के स्टॉप लॉस के साथ। जो लेवल्स हैं उसको काफ़ी रिस्पेक्ट करता हुआ TTML का शेयर। पर कुछ और काउंटर्स पे भी नज़र डालें, आज एक अपग्रेड आया है हैवल्स पे भी, जहाँ पे गोल्डमैन सैक्स ने लक्ष्य बढ़ा के अब 1660 का कर दिया है। एक बार विनोद आपसे इस पे राय जानना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं आप हैवल्स का चार्ट? गोल्डमैन सैक्स तो काफ़ी पॉजिटिव है, ये कह रहा है कि वैल्यूएशन की जो है री रेटिंग होती हुई दिख रही है, ग्रोथ फिर से लौटती हुई दिखेगी, और अगले 12 महीने का इन्होंने लक्ष्य जो है वो 1660 दिया है। क्या कुछ ट्रेड यहाँ पे बनता है टेक्निकल सेटअप के लिहाज से? जी, जहाँ तक ओवरऑल ये तो कंज्यूमर ड्यूरेबल का सवाल है, मुझे लगता है क्वार्टर 4 और ये क्वार्टर 1 नेक्स्ट 6 महीने काफ़ी बेहतर होने वाले हैं। जिस हिसाब से डिमांड रिवाइवल की एक्सपेक्टेशंस है, तो उसमें मुझे लगता है हेवल्स, इंडिया, वोल्टास ये सारे अच्छे करेंगे। और खासकर अगर हेवल्स की मैं बात करूँ तो डेफिनेटली जो इनके जो सारे सेगमेंट है, फैन सेगमेंट या लाइट चाहे CNW सेगमेंट, ये सारे में आप देख सकते, मुझे लगता है ट्रैक्शन होनी चाहिए। बट जहाँ तक कहीं न कहीं जो वैल्यूएशंस का जो आती है बात, तो वैल्यूएशन मुझे लगता है कि अभी भी ओवर 50x का जो इसका जो वैल्यूएशन मल्टीपल जो अभी इंडस्ट्री असाइन कर रहा है, मुझे लगता है कहीं न कहीं वो थोड़ा ज़्यादा है। तो मेरा व्यू डेफिनिटली हेवल्स का फॉर नियर टर्म में मुझे लगता है काफ़ी ओवरऑल पॉजिटिव है। बट ओवरऑल फॉर द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मुझे लगता है कि थोड़ा-सा मेरा वेट एंड वॉच रहेगा, क्योंकि वैल्यूएशन में अभी मेरा उतना ज़्यादा कम्फर्ट अभी भी नहीं हो रहा है।
ओके, वैल्यूएशन के लिहाज से कंफर्ट नहीं है फिलहाल हैवेल्स में, पर एक स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजी। संतोष, एक बार यहाँ पे चार्ट चेक करिए, देखिए एक अच्छा रनअप इस काउंटर में हमने ऑलरेडी देखा है, पर आज जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने रेटिंग डाउनग्रेड कर दी है। कह रहे हैं कि रिस्क रिवॉर्ड इन स्तरों पे वो फेवरेबल नहीं मान रहे हैं, और साथ ही आने वाले समय में डिमांड में भी थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिल सकती है। एक नेगेटिव रिएक्शन अगर हुआ तो कौन से लेवल्स हैं जहाँ पे ध्यान रखना चाहिए? सन का चार्ट स्ट्रक्चर काफी बुलिश है। इस डाउनग्रेड की वजह से मे बी एक आज पुल बैक देखने को मिले, लेकिन वो पुल बैक एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है मोमेंटम जारी रहेगा, इतनी आसानी से फिजल आउट नहीं होगा इसका मोमेंटम। सो कोई पुल बैक मिलता है आपको 6700 से 6600 के जोन में, तो एक अच्छी री एंट्री अपॉर्चुनिटी रहेगी। आप पोजिशनल बेसिस पे वहां पर फिर आपके लिए स्टॉप लॉस हो जाएगा 6400 का, और ऊपर के जो टारगेट आ रहे हैं 7500 से 8000 रुपए तक के आ रहे हैं। ठीक है, डिक्सन टेक को लेकर ये व्यू, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर कल हमने ज्यादा एक्शन देखा है कल के सत्र में, जरा उनकी चर्चा कर लेते हैं और आपसे इस पर राय चाहेंगे। सुमित जी, एक बार एशियन पेंट्स पर आप व्यू दीजिए। कल की हमने तेज पिटाई देखी, सीएलएसए की एक नेगेटिव रिपोर्ट भी थी एशियन पेंट्स को लेकर। आप ये बताइए कि क्या अभी और गिरेगा क्या शेयर, ये क्या चमक और फीकी होगी इसकी? सुमित जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए सर, और अनम्यूट ही रखिए उसको। सॉरी सर। अभिषेक जी, पिछली बार भी स्टॉक ने 292030 के जो अपना सपोर्ट था वहीं से ही ब्रेक किया था, लेकिन आप देखेंगे तो ये सपोर्ट कल ब्रेक हो चुका है और डाउन साइड में क्लोजिंग आई है। तो मुझे लग रहा है कि ये वीकनेस और भी यहाँ पे बढ़ सकती है, बल्कि अगर कोई यहाँ पे एफ&ओ प्लेयर है तो अब सेल ऑन राइज का ही ये कैंडिडेट है। तो हमें लग रहा है कि अगर टेक्निकली हम देखें तो वीकली ब्रेकडाउन भी आया हुआ है, तो नेक्स्ट जो सपोर्ट है स्टॉक का वो करीबन यहाँ पे 2690 यानी 2700 का जो जोन है वही रहेगा। तो अगर किसी के पास निवेशक है कोई भी, तो भी हम यहाँ पे सलाह देंगे कि एटलीस्ट 50% आप यहाँ पे स्टॉक को एग्जिट कर दें। ठीक है, एशियन पेंट्स को लेकर ये व्यू। दूसरी तरफ जो गेनर था एल&टी, वहां पर हमने 2.5% के आसपास की तेजी देखी। आयुष, आप बताइए एल&टी आप कितनी तेजी देख रहे हैं? 3500 रुपए का भाव हो गया इसका। एल&टी की अगर हम बात करें तो एल&टी में ग्राउंडिंग बॉटम बनाया है, अपने 100 डे मूविंग एवरेज को काफी टाइम से इसने सस्टेन किया और मल्टीपल टाइम स्टॉक ने सपोर्ट लिया है जो था 3280 के लेवल्स का। तो मुझे लगता है एल&टी डेफिनेटली इस लेवल पे बाइंग जोन में होना चाहिए, इसमें बाई करना ही चाहिए। एल&टी में जो ऊपर के लेवल हम इसमें देख रहे हैं, इसमें जो फर्स्ट टारगेट हम देखते हुए बनते हुए आते हुए देखते हैं तो वो रहेगा 3600 के लेवल्स का। जैसे ही स्टॉक 3600 के ऊपर निकलेगा तो इसमें जो सेकंड टारगेट बन के आएगा वो 3740 का होगा। इसमें जो आपको नीचे में स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 3370 का होगा। आयुष, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज टाइम आपने निकाला सुबह मॉर्निंग शो के लिए हमारे लिए। कोई डिस्क्लोजर है? बस यही जो मैंने कॉल्स यहाँ पे दिए हैं उसमें से कुछ कॉल्स हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किए हैं। आपके पास तो नहीं है ना? आयुष, आपके पास तो नहीं है ना कोई शेयर? नहीं, मेरे पास नहीं है सर। ठीक है, नहीं, बढ़िया। तो यही डिस्क्लोजर चाहिए था। क्लाइंट्स के पास हो तो कोई बात नहीं, तो क्लाइंट्स तो कंपनी के हैं, उनके पास तो होगा तब भी चल जाएगा। आपके पास नहीं होनी चाहिए, आपके फैमिली मेम्बर्स के पास नहीं होनी चाहिए, रिलेटिव के पास नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। एंजॉय कीजिए अपनी आज की ट्रेडिंग को। 9:01 हो गया, धीरे धीरे करके टिक्स भी आ रहे हैं स्क्रीन पर, हमने भी लगा दिए हैं आपके लिए, आप इसको ज़रा नोटिस करते जाइएगा। ठीक है, एक दो शेयर ज़रा और चेक करवा लेते हैं जहाँ पर कल का मोमेंटम काफ़ी फास्ट था और बढ़िया भी था। वो शेयर एक बार ज़रा मैं स्क्रीन पर लेके आता हूँ आपके। कल जो मार्केट के अंदर तेज़ी आई उसमें हमने देखा कि एक आरती इंडस्ट्रीज़ एक बार लेके आना। आरती इंडस्ट्रीज़ एक बार स्क्रीन पे एक बार जरा आरती इंडस्ट्रीज़ लेके आए, इसका रोल ओवर का नंबर ठीक है। संतोष सर से पता करता हूँ। संतोष सर, एक बार जरा आरती इंडस्ट्रीज चेक करना इसका टेक्निकली। यस, आरती इंडस्ट्री की बात करें तो कंटिन्यूसली हायर हाइज हाई लोज बना रहा है। अब कल जो लो लगाया है इसने एग्जैक्ट 20 डे मूविंग एवरेज पे लगाया है, तो कल का अगर लो होल्ड करने में कामयाब हो जाता है तो मुझे लगता है फिर से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अगर बाउंस बैक आता है तो 700 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है, लेकिन इन केस अगर कल का लो जो 665 के आसपास है वो ब्रेक होता है तो शायद एक 640 तक की डाउन टिक भी देखने को मिल सकती है।
ओके, ठीक है। चंदन तापड़िया भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोतीलाल ओसवाल से, उनका भी करते हैं जरा स्वागत। चंदन सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर, सीरीज तो डल जा रही है, कल का दिन भी कंसोलिडेशन, आज भी कंसोलिडेशन ही लग रहा है ना आपको मार्केट में? एक तो जरा ये बताना, और दूसरा फिर अपने ट्रेडिंग कॉल्स दे दो सर आज की। जी नमस्कार। देखिए, ओवरऑल इस पूरी सीरीज में थोड़ा सा पॉजिटिव टू रेंज बाउंड मूव देखने को मिला। अच्छी बात यह है कि ग्रेजुअली सपोर्ट्स ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और एक्सपायरी टू एक्सपायरी बेसिस अभी हम लगभग 3.5% अप है। इस पूरे सीरीज का जो मैं वॉल्यूम वेटेज एवरेज देखूं वो लगभग 21,900 के आसपास है और हमारा मानना है कि वो सपोर्ट इंटेक्ट रहेगा। तो जो निफ्टी के लिए ब्रॉडर हमारा ट्रेडिंग रेंज है वो 21,900 से लेके 22,300 के आसपास है, इसलिए हम बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति पे कंटिन्यू रखेंगे। अब आप बैंक निफ्टी के भी फोकस करें तो बैंक निफ्टी इस पूरी सीरीज में भी लगभग 4% के आसपास की मूवमेंट देखा है। वॉल्यूम वेटेज एवरेज 46,000 के आसपास है, हम हल्का सा वी वेब से ऊपर है, सो इंडिकेट यही कर रहा है कि बाय ऑन डिक्लाइन रहेगा। तो दोनों इंडाइसेस में कहीं ना कहीं पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस है, बड़ा मूव नहीं है, बट ये डिक्लाइन साथ ही खरीदारी के मौके यहाँ पे बन जाएंगे। अब स्टॉक वाइज बात करें तो पहला ट्रेड रहेगा LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC हाउसिंग फाइनेंस में काफी अच्छा प्राइस सेटअप बना है, कंटिन्यूसली पिछले लगभग 10-12 महीनों से यहाँ पे हाई टॉप साइड बॉटम के सीक्वेंस बन रहे हैं। डेली चार्ट और वीकली चार्ट पे एक ब्रेकआउट हुआ, एक परफेक्ट बुलिश कैंडल बन के डिसाइसिवली 650 के ऊपर होल्ड कर रहे हैं। तो LIC हाउसिंग पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 647 647 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 685 का टारगेट। दूसरा ट्रेड रहेगा टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर में अगेन पिछले लगभग 28-30 दिनों का ब्रेकआउट है, 1170 के ऊपर स्टॉक डिसाइसिवली होल्ड कर रहा है। वीकली चार्ट पे देखें तो एक टिपिकली पोल एंड फ्लैग पैटर्न ओवर के नजर आ रहा है, तो इसके लिए टाटा कंज्यूमर पे खरीदारी की सलाह है। 1155 का स्टॉप लॉस है, ऊपर में 1215 प्लस तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। ठीक है, तो टाटा कंज्यूमर्स और LIC हाउसिंग यहाँ पे नज़र है चंदन जी के और इनकी ट्रेडिंग कॉल्स आते हुए। पर इस बीच अब स्वागत करना चाहेंगे कुश बोरा का भी। कुश, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपके ट्रेडिंग आइडियाज़ ही जानेंगे, बताइए कौन से स्टॉक्स आपके रडार पे हैं? जी सृष्टि, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, टू ऑल द पैनलिस्ट एंड ऑल द व्यूअर्स। वेल, इंडेक्स निफ्टी पे एटलीस्ट देखिए बाय ऑन डिप्स की रणनीति जो है, जो चंदन ने भी मेंशन की, 21,900 एंड 22,000 के जोन का सपोर्ट, उसके आसपास का ये हमारा भी व्यू है। तो कोई भी पुल बैक आपको मिले 22,000 एंड 21,900 की रेंज में, तो पोजिशनली निफ्टी बाय करके चलें। बैंक निफ्टी हमें लग रहा है 46,400 46,000 का जो रेंज है, ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है। तो इसके आसपास अगर आपको फिर से डिप मिले तो यहाँ पे भी पोजिशनल बाय करके चल सकते हैं। हालांकि यहाँ पोजीशन थोड़ी लाइट रखनी चाहिए। अब जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, हमें लग रहा है यहाँ पे बायस जो है ये शिफ्ट होना चाहिए अब लार्ज कैप की तरफ। दो कारण हैं। एक की जो मोमेंटम है स्मॉल कैप और मिड कैप में, एटलीस्ट पिछले कुछ दिनों से वो थोड़ा मिसिंग लग रहा है, और जो शिफ्ट है वो लार्ज कैप की तरफ बहुत ही एविडेंट होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी के चलते एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से लार्सन एंड टूब्रो ये एक पिक रहेगा हमारा। 3650 3850 के टारगेट्स रहेंगे, 3300 का आप स्टॉप लॉस लेके चलें। ट्रेडिंग के लिहाज से लेना चाहे तो अंबुजा सीमेंट पे ध्यान रखें। 625 640 के नियर टर्म टारगेट रहेंगे। 590 एक अच्छा सपोर्ट जोन है, तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। तो लार्सन एंड टूब्रो और अंबुजा सीमेंट्स ये दो हमारे आज के पिक्स होंगे। ठीक है, LNT और अंबुजा सीमेंट्स पे है नज़र। पर इस बीच मार्केट प्री ओपन में लाल निशान में ही खुलने की तैयारी कर रहा है। अभी तो 50 अंक नीचे, देखते हैं कहाँ पे सेटल होते हैं। पर इंडेक्स के बदले कौन से स्टॉक्स में एक्शन रहेगा? 9 बज चुके हैं, आइए वक्त है जानने का 9 बजे के नवरत्न शेयर्स। आज के 9 के नवरत्न शेयर्स में सबसे पहले हम TCS की बात करेंगे, जहां UBS की अपग्रेड आई है, उन्होंने खरीदारी की राय दी है। टारगेट प्राइस जो पहले 4,050 रुपीज़ प्रति शेयर था, वो अब बढ़ाकर 4,700 कर दिया है। उनका मानना है कि कंपनी इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ रिपोर्ट कर सकती है, रेवेन्यू और मार्जिन्स इंप्रूव हो सकते हैं, जिसके चलते ये अपग्रेड TCS पर आता हुआ नजर आया। इसके अलावा पेटीएम जाहिर तौर पर फोकस में रहेगा। प्रमोटर फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने रेजिग्नेशन दे दिया है पेटीएम पेमेंट्स बोर्ड बैंक के बोर्ड से, तो इस पर भी नजर रखें। CME इन्फोसिस्टम जहां आज ब्लॉक डील हो सकती है, प्रमोटर्स अपना स्टेक बेचना चाहते हैं। उसके अलावा पावर मैश पर भी नजर डालें, कंपनी को नए ऑर्डर्स मिले हैं, 396 करोड़ के नए ऑर्डर्स आते हुए नजर आए। आंध्र सीमेंट की बात करें तो OFS आज नॉन रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए खुलेगा। प्रमोटर सागर सीमेंट अपना 5% इक्विटी शेयर कैपिटल बेचना चाहते हैं। ये ऑफर फॉर सेल रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए कल खुला रहेगा, तो 2 दिन ये स्टॉक पर अपनी नजर रखें।
इसके अलावा इलेक्ट्रिकल काउंटर्स पर जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है। उन्होंने डिक्सन टेक और वर्लपूल दोनों ही काउंटर्स को अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है। उनका मानना है कि रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अनफेवरेबल है और B2C डिमांड भी काफ़ी कमज़ोर है, जिसके चलते दोनों ही स्टॉक्स पर उन्होंने डाउनग्रेड की रेटिंग दी है। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर्स पर भी नजर रहेगी। वोडाफोन आइडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक है, जहां फंड रेजिंग प्लान्स कंसिडर किए जाएंगे। अब 8वें स्टॉक बिग बोल्ड ब्रोकरेज में हम सेलो वर्ल्ड पर नजर डालेंगे। मोतीलाल ओसवाल की इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट है, जहां उन्होंने खरीदारी की राय दी है और 1100 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। उनका मानना है कि इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट कर सकती है, ब्रांड एक्विटी काफ़ी अच्छी है, मार्केट पेनिट्रेशन भी काफ़ी अच्छा है, जिसके चलते ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। 9वें स्टॉक क्या खबर है सेगमेंट में आज हम सफायर फूड्स पर नज़र डालेंगे, जहां बाइंग एक्शन नज़र आ रही है। याद रखें, सफायर फूड की डेट पोजीशन भी काफ़ी कंफर्टेबल है, प्रमोटर का प्लेज नहीं है, तो वो दो पॉजिटिव्स है और काफ़ी बाइंग एक्शन नज़र आ रही है, जिसके चलते सफायर फूड्स पर भी एक्शन देखने को मिलेगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आशीषा, पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए। तो ढेर सारे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे रहेगी हमारी नज़र, पर बाजार में कहाँ करें निवेश, कहाँ नए मौके बनते दिख रहे हैं, साथ ही पेटीएम्स पर लगे फिर से भरोसा जता पाएंगे या नहीं, आइए इस पर ईटी नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज तालमिया की राय जानते हैं। द प्रॉब्लम इज देयर आर नो ट्रिगर्स। तो मैं वही बोलूँगा जो मैं 2-3 दिन से बोल रहा हूँ कि बाजार के अंदर जो हम अंग्रेजी में वर्ड बोलते हैं ठंडर इस समय मिसिंग है। एफएनओ का वीक है और इस समय ठंडर मिसिंग है। अपसाइड लिमिटेड है और डाउनसाइड वेल डिफाइंड है। तो मार्केट के अंदर अगर आप देखिए तो सेटअप एक बड़ा ही अच्छा सेटअप है कि भी मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, ग्लोबल क्यूज आपके ठीक हैं, फ्लोज ठीक ठाक हैं, कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, मैक्रो भी आपको फेवरेबल लग रहा है। तो कुल मिलाकर के जब ये सेटअप रहता है तो मार्केट टाइम वाइज कंसोलिडेट करता है। प्राइस वाइज मार्केट में कंसोलिडेशन ड्यू था, अब वो टाइम वाइज आता है, प्राइस वाइज आता है, ये बोलना बहुत मुश्किल है। टाइम वाइज आता है तो अच्छा रहता है, समय से मेंटेन करता है और मार्केट की नींव मजबूत हो जाती है। प्राइस वाइज आता है तो दुख देता है, बिकॉज उसके अंदर आपके एनएवी आपके पोर्टफोलियो को मार पड़ती है। तो टाइम वाइज कंसोलिडेशन चल रहा है। थोड़ा बहुत सेक्टर्स के अंदर हम देख रहे हैं कि आदान प्रदान इस समय चल रहा है, मार्केट के अंदर कोई बहुत बड़ी एक्साइटमेंट नहीं है। देखिए, भरोसा रिस्टोर होने में समय नहीं, बहुत समय लगेगा, बिकॉज जो रेगुलेटर ने कंसर्न्स रेस करी थी वो कंसर्न्स अभी एड्रेस नहीं हुई हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप पेटीएम पेमेंट बैंक को अगर सब्सिडरी से हटा देते हो तो आप भी मार्केट को ये बोल रहे हो कि वन कम्युनिकेशन जो पेटीएम पेमेंट बैंक का मेजर ओनर है, पेमेंट पेटीएम बैंक उसकी सब्सिडरी है, आप उसको अलग कर रहे हैं। तो उसको अलग करने से for a shareholder technically nothing changes, it is only an alternate route actually which gets created. Second, मुझे लगता है कि जब तक रेगुलेटरी क्लैरिटी इसमें देखने को नहीं मिलेगी, मुझे नहीं लगता है कि मार्केट एक प्रकार से बहुत कन्विंस हो जाएगा। देखिए, स्टॉक ऊपर से 60% गिरा, नीचे से 30% ऊपर है, तो अभी भी 30% नीचे है, क्योंकि स्टॉक वॉलेटाइल है, लार्ज है, लिक्विड है। इस न्यूज़ को हो सकता है कि इस न्यूज़ को लेकर के शॉर्ट टर्म के अंदर एक्टिविटी देखने को मिले, मगर मेरा यही मानना है कि इस समय जब मार्केट में आपको और इतनी सारी ऑप्शंस मिल रही हैं, जब मार्केट के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ट्रेंड है, जहाँ पे इतने बड़े विजिबल सेक्टर्स हैं, डू नॉट ट्राई एंड कैच द फॉलिंग नाइफ। ओके, पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे, लगभग 3 मिनट ही बचे हैं मार्केट ओपनिंग में, पर उससे पहले चंदन एक बार आपसे वर्लपूल पे राय जानना चाहेंगे। देखिए, जेफरीज का यहाँ पे भी डाउनग्रेड आया है, उन्होंने लक्ष्य भी घटाया है, और वर्लपूल के ग्लोबल सीईओ का भी हम कुछ इंटरव्यू देख रहे थे, तो उन्होंने भी वैल्यूएशंस महंगे हैं इस पर अपनी कॉमेंट्री दिए हैं। 3.5% की गिरावट के साथ शुरू होने की तैयारी कर रहा है, कोई लेवल्स जो कि ध्यान में रखने चाहिए? जी, ये सवाल मेरे लिए है। जी चंदन, आपकी राय वर्लपूल पे। वर्लपूल वीक ही लग रहा है, अभी तक कोई रिलीफ नहीं है, कंटिन्यूअसली यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम के सीक्वेंस बन रहे हैं, तो मैं तो अवॉइड करने की सलाह रखूंगा। एज ऑफ नाउ काउंटर नीचे में आपको 1050 से 1100 तक का डाउन साइड दिखा सकता है।
सर डाउन साइड दिख भी सकता है, शायद एक्सटेंड भी हो जाए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 3.5% तो नीचे ही खुल रहा है और ये आज का टॉप लूज़र भी बन रहा है अगर आप मिड कैप कैटेगरी में चेक करेंगे तो। इसके अलावा डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर आज प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, जरा वो भी दिखाओ आप स्क्रीन पर। और साथ ही पेटीएम भी कोई बहुत पॉजिटिव नहीं खोल रहा। अच्छी बात यह है कि सर्किट नहीं है, बट बुरी बात यह है कि 2% अभी ये नीचे खुल रहा है। अच्छा, बढ़ने वाले शेयर में एक तो डाटा पैटर्न्स कल की तेज़ी को कंटिन्यू करेगा, एक बार जरा वो भी दिखाओ। और साथ ही एंजल वन, क्रॉम्पटन और रत्नमणि मेटल्स के नाम से कंपनी है। टिमकेन भी है, एक टाटा ग्रुप की कंपनी है, लो वॉल्यूम वाली कंपनी है बट कंपनी बहुत अच्छी है। टिमकेन के नाम से, TIMKEN, वो भी ज़रा फायर करना, वो भी आज शुरुआत में बढ़िया खुलेगा। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर्स ये अच्छा खुल रहा है। कल भी हमने आपको बताया था टिपिकली ब्रेकआउट वाला शेयर है और आज ये बढ़िया मूवमेंट दे रहा है। अच्छी बात यह है कि मेरे को कोटक महिंद्रा बैंक का शुरुआत में मजबूत दिख रहा है। हालांकि उसके अगेंस्ट में मैं एक बैंक और खड़ा कर दूंगा जिसका नाम है HDFC। HDFC वीक खुल रहा है, तो शुरुआत में क्या हो रहा है ना कि आपको ओपनिंग और क्लोजिंग मैच करके करवा रहा है। और निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल पोलाइट ट्रेड मिलेगा। ध्यान रखने वाली बात क्या है? ध्यान रखने वाली बात यह है कि 22,000 के नीचे जाने पर आप वीकेंड्स में आ जाएंगे। 22,050, 22,040 आपके पास एक एंट्री का लेवल हो सकता है। रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही छोटा होगा, 30-40 पॉइंट्स का। इसी सेल में आप 46,300 का वेट करना, इसका भी रिस्क रिवॉर्ड छोटा होगा और ये भी एक पुल बैक दे सकता है। अगर आप मेरे से पूछेंगे कन्विक्शन किस पे हाई है, तो मैं बैंक निफ्टी पे कहूँगा कन्विक्शन मेरा हाई है, बट उसके लिए मेरे को HDFC की गिरावट और नहीं चाहिए। आप कमज़ोर खोलो, कोई मतलब नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उससे मत गिराओ तो फिर मेरा काम बन जाएगा कि दूसरे बैंक तैयार हैं बैंक निफ्टी को चलाने के लिए। आते हैं, आपको एक और बैंक भी दिखाता हूँ, शेयर भी दिखाता हूँ, SBI लाइफ। ये भी बढ़िया खुल सकता है आज फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग इसकी हो रही है। और इसके अलावा जो शेयर कमज़ोर खुलेंगे उसमें ब्रिटानिया कमज़ोर खुलेगा, ONGC कमज़ोर खुलेगा, एशियन पेंट कमज़ोर खुलेगा। ये कुछ एक शेयर्स हैं जो आज आपको थोड़ा प्रेशर में खुलते हुए दिख सकते हैं, तो आप थोड़ा प्रिपेयर रहिएगा। जहाँ जहाँ पे नीचे जो खबरें चल रही है ना, उसका जो रिएक्शन है वो हमने आपके सामने रखा। जैसे पावर मैक को ऑर्डर मिला तो 1.5% खुल रहा है। वोडाफोन, अच्छा एक बार ज़रा वोडाफोन और पेटीएम दोनों वापस से दिखाना स्क्रीन पर। वोडाफोन तो करीब 1 से 1.25% ऊपर खुल रहा है और पेटीएम भी ऑलमोस्ट 2-2.5 रुपये नीचे ही खुल रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले चेक किया था, यस 2.5% नीचे है, 10 रुपये की गिरावट के साथ ये खुलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, इंटरेस्टिंग प्ले, कोई बड़ा शेयर अभी लीडरशिप वाला तो नहीं है। चेक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मार्केट के अंदर एक अपॉर्चुनिटी है, बट रुक के देख के चेक करके फिर आइएगा। 22,000 और 46,302 लेवल है, इंपॉर्टेंट टू बी वॉच। 1,000 के ऊपर हमारे एडवांसेस मिले हैं, 11 पॉइंट का पहला टिक है, सीधा 22,100 के ऊपर आके टिका दिया हमने 22,080 से। तो देखते हैं, अभी थोड़ा और शेक हो जाने दो और 46,500 के ऊपर है। देखने से ऐसा लग रहा है कि एग्रेशन काफ़ी फास्ट है, वो नीचे डिप देना ही नहीं चाह रहा, लेकिन फिर भी थोड़ा रुकना, अभी शायद मार्केट आप थोड़ा और शेक कर जाए। एडवांसेस के हिसाब से 1200 शेयर ठीक होते हैं, लेकिन डिक्लाइंस भी आपको 500 इस समय स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करके धीरे धीरे करके पोजीशनिंग जैसे जैसे बनती है फिर वैसे आप बनाइएगा। हम आपको फिर से लेवल्स क्लियर करवा दें। 46,322 जोन है बैंक निफ्टी का, 22,000 के आसपास एक अहम सपोर्ट है। जितना सपोर्ट के पास आएंगे उतना बेहतर हो जाएगा। आ जाते हैं शेयर्स पे, आज मजबूत कौन कौन है एक बार जरा स्क्रीन पर वो आते जाएंगे आपके शेयर्स। L&T दिखाइए आज 0.5% ऊपर, SBI लाइफ करीब 0.5% ऊपर, टाइटन में भी आज तेजी है। सीमेंट वाली कंपनीज का रोल ओवर अच्छा जा रहा है, श्री सीमेंट ठीक है, ये भी आज शुरुआत में मजबूत है। इसके अलावा अडानी ग्रुप के शेयर्स भी आज एक्टिव रह सकते हैं, है ना। अडानी एंटरप्राइजेस स्पीड से ऊपर आया एकदम से 0.5% ऊपर आके, तो अडानी ग्रुप के शेयर्स पे भी ध्यान रखें। भारती एयरटेल, SBI लाइफ, कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा कंज्यूमर्स, ये कुछ एक शेयर्स हैं जो आज शुरुआत में आपको मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। आज जहाँ पे प्रेशर है वो पावर ग्रिड है, कल टॉप गेनर था, आज टॉप लूजर है। तो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, इस क्लियर बता रहा है कि मार्केट के अंदर चर्निंग हो रही है। रिलायंस आपको शुरुआत में आज सपोर्ट नहीं कर रहा, तो रिलायंस का थोड़ा प्रेशर है। साथ ही दिखाइए HDFC बैंक भी, वो भी थोड़ा प्रेशर में। एक और चीज़, पेटीएम खुला वीक था, लेकिन उसके बाद पेटीएम में एकदम से स्ट्रेंथ आई है। यही बात मेरा मानना है कि बोर्ड से विजय शेखर शर्मा का जाना ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव होना भी चाहिए। और 1 से 1.5% ऊपर है, जैसे खुद बसीन साहब बता के गए कि बोर्ड ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। और ये हमने कई मैनेजमेंट्स के साथ देखा है, जहाँ पर भी कोई दिक्कत होती है तो उस तरह की मैनेजमेंट अगर हट जाती है तो बेनिफिट होता है। ये ट्रिगर जी के साथ भी है, लेकिन जी की मैनेजमेंट अभी तो बैठी है, तो देखेंगे तब की तब होगा। एक और चीज़, एक जरा CMS इन्फो दिखाना, इसके अंदर काफ़ी बड़ा एक ब्लॉक लगा है, 27% इक्विटी का चेंज हुआ है CMS के अंदर।
तो ये तो ओपन ऑफर का केस भी बन जाता है। 25% से ऊपर अगर आप इक्विटी चेंज करोगे तो फिर तो ओपन ऑफर भी लेके आना होगा। कौन ऐसा है जिसको सीएमएस इंफ्रा को 27% मार्केट से लेना पड़ गया इक्विटी पर, और इस 4 करोड़ से ज़्यादा शेयर है। एक बार जरा सीएमएस इंफ्रा दिखाओ तो आप। सीएमएस पे ही पहले चर्चा कर लेते हैं, बाद में मिड कैप कैटेगरी पे आएंगे। ये बड़ा ब्लॉक है और एक बड़ी इक्विटी है 27%। एक बार जरा समझते हैं क्या है इसका मतलब, और इसकी वैल्यू भी आ गई है, करीब 1600 प्लस करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यू बनती है। एक बार चंदन सर आप इसको चेक करोगे सीएमएस इन्फो को, उसके बाद जरा मिड कैप के शेयर्स हम पता करवाएंगे सृष्टि से। पहले चंदन सर सीएमएस चेक करो और इसको बड़ी ब्लॉक डील में लेके आओ ऊपर। ये जो 27% इक्विटी है इसको बड़ी डील में कन्वर्ट करो, ऊपर लेके आओ। और साथ ही 1600 करोड़ का एक्सचेंज है और ये बड़ा डील है, ये बड़ा साइज है सीएमएस का, और ये 4% शेयर नीचे भी है। एक बार चंदन सर आप इसको जरा पहले चेक करो, फिर हम और चीजों पे आएंगे। वॉल्यूम से यहाँ पे कुछ ब्लॉक हुआ है, लगभग 36-37 लाख के वॉल्यूम हो चुके हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें बॉटम ऑलरेडी पिछले 10 दिन पहले बन चुका है, और बट कंसर्न यह है कि कल की तेजी के बाद आज गैप डाउन खुला है, तो मैं तो इसको बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति समझूंगा। 370 के आसपास के सपोर्ट है, वापस 400 तक के स्विंग को प्ले करने के लिए। ओके ठीक है, आप ये कह रहे हैं 400 तक वापस आ सकता है। हीट में एक बार वापस से दिखा दो, क्योंकि हमको एक व्यू पॉइंट लेना था। बस बाइंग और डिप्स है, ये हमने डील का एक्सचेंज है। इसको खबर को जब भी आप डील करें तो एक बार ऊपर उठा के लेके आइएगा, ताकि किसी से टिकर में मिस हो जाए ना तो ऊपर वो अच्छे से नोटिस कर लेता है। सिर्फ यही पर्पस है, नीचे और ऊपर का सिर्फ यही दिखाने का पर्पस होता है। एक बार जरा हीट मैप लेके आना, फिर सृष्टि आपको जरा बता देंगे छोटे मझोले शेयर्स के अंदर क्या हो रहा है, फिर ओपनिंग के सौदे भी आपके सामने लेंगे। ध्यान रखें सीएमएस इस समय करीब 4% नीचे है, ये पुल बैक का ट्रेड हो सकता है। ओके, पर चलिए अब मिड कैप और स्मॉल कैप पे नज़र रख लेते हैं। तो अभी जो इंडेक्स की शुरुआत हुई है, दोनों ही इंडेक्स ने हरे निशान में शुरुआत की है, पर इसके अलावा बहुत ज़्यादा तेज़ी वहाँ पे नहीं देखने को मिल रही है। 0.4 से 0.5% तक की का उछाल जो है हम दोनों ही इंडेक्स में देख रहे हैं, पर कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज़रूर है। आज फिर से हम जो इंश्योरेंस काउंटर्स हैं, न्यू इंडिया इंश्योरेंस और GIC-RE, वहाँ पर तेज़ी देख रहे हैं, 4 से 5% की तेज़ी। मध्य प्रदेश सरकार से PNC इंफ्रा को एक ऑर्डर मिला था, जहाँ पर करीब 3.5% की आज तेज़ी है। और ब्लिस GVS फार्मा भी एक काउंटर है जो कि अच्छी तरीके से ट्रेड कर रहा है, 6% की यहाँ पे मजबूती। तानला प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे 2.5% की मजबूती है, और SJVN भी अपना मोमेंटम कंटिन्यू करता हुआ दिख रहा है, करीब 2.7% की तेजी है। पर लार्ज कैप स्पेस में जैसा हमने हैवल्स पे आपको बताया था कि एक ब्रोकरेज का अपग्रेड आया है पॉजिटिव रिपोर्ट के चलते, यहाँ पे 3% का उछाल जरूर है। कुछ गिरने वाले शेयर्स की बात करें तो जैसा कि हमने लार्ज कैप स्पेस में वर्लपूल डिक्सन टेक्नोलॉजीज पे बात की, इसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस है त्रिवेणी टर्बाइंस में करीब 2% की कमजोरी है। आज कुछ प्रॉफिट बुकिंग गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स में भी हम देख रहे हैं, और साथ ही केप्री ग्लोबल भी लगभग 0.7% की गिरावट दिखा रहा है। तो गिरने वाले शेयर्स की संख्या तो है, पर जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या अभी भी ज़्यादा है, और साथ ही वहाँ पे अच्छी तेजी भी देख रहे हैं हम। अभिषेक, तो रिलायंस और HDFC बैंक नीचे है, उसके चलते हम देख रहे हैं कि इंडेक्स पर प्रेशर आपको दिखेगा, लेकिन ब्रॉडर मार्केट से संकेत उतने खराब नहीं। हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले 2 से ज्यादा बढ़ने वाले शेयर बाजार में इस वक्त है। लेकिन अब ये जानते हैं कि हमारे दिग्गज एक्सपर्ट्स ने शुरुआती ट्रेड में क्या क्या स्पॉट किया है, आपके लिए मौके कहां पर मिल रहे हैं, लेकर आएंगे। ओपनिंग ट्रेड शुरू करेंगे अब। ठीक है, ओपनिंग ट्रेड संतोष जी आपसे शुरू करना चाहेंगे। बताइए कहां पर आपकी नजर गई है, क्या ट्रेड करें अभी? मेरी नज़र ICICI जनरल इंश्योरेंस पे गई है। इस स्टॉक की बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में था। एक कंसोलिडेशन के दौरान इसने एक फ्लैग फॉर्मेशन बनाया और आज अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे रहा है। तो लग रहा है कि यहाँ पर जो 1700 के कॉल राइटर्स है थोड़ा सा बैकफुट पर नजर आएंगे, और शॉर्ट कवरिंग के चलते शायद इसमें 1740 1750 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर आप 1675 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 1740। ठीक है, 1740 का टारगेट ICICI लोम्बार्ड, इसको खरीदने की सलाह है संतोष जी की तरफ से आपके लिए ओपनिंग ट्रेड। सुमित आप बताइए आपकी नजर कहां पर गई है, क्या ट्रेड करने की सलाह देंगे? ICICI प्रू में देखिए काफी अच्छा एक सेटअप बना हुआ है। स्टॉक ने अपने कल के हाई को भी ब्रेक करके काफी अच्छी तरह से यहाँ पे सस्टेनेबल मूव दिया है। तो करंट मार्केट प्राइस से आप एक्यूमुलेट कीजिए, 530 का करंट मार्केट प्राइस है। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 522 का, और अपसाइड में मोमेंटम मुझे लग रहा है कि पहला टारगेट जो रहेगा वो 540 इंट्राडे, और अगर किसी को कैरी फॉरवर्ड करना है तो 565 तक भी स्टॉक का मूवमेंट बन सकता है।
ठीक है, 522 के स्टॉप लॉस के साथ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में आपको ट्रेड के मौके मिलेंगे। 530 रुपए पर फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है। तो ये एक शेयर सुमित जी की तरफ से। चंदन जी बताइए, आपकी पारखी नजर कहाँ गई है? बिल्कुल, देखिए 3-4 स्टॉक मेरे रेडार पर है। पहला तो रहेगा लेटेंट व्यू। लेटेंट व्यू में काफी अच्छा सेटअप वीकली चार्ट में और मंथली चार्ट में बना हुआ है, और डेली चार्ट में भी आप देखोगे तो लगभग 15 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट अब बन रहा है। पिछले लगभग 7-8 दिनों से 525 के ऊपर होल्ड नहीं कर रहा था, आज उसके ऊपर ओपन होके और डिसाइसिव होल्ड करने की तैयारी कर रहा है। तो लेटेंट व्यू पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 520 का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 560 तक के अपसाइड बनेंगे। उसके अलावा दूसरा एक और स्टॉक है, वो रेडार पे रहेगा जेके टायर। जेके टायर में आप देखोगे 13-14 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। 528-530 के बीच में खरीदारी की सलाह रहेगी। 518 का सपोर्ट, 545 का टारगेट। तो जेके टायर, लेटेंट व्यू, ये दो नाम मुझे समझ में आ रहे हैं जहां पे मोमेंटम है, ब्रेकआउट है और अच्छे खासे मूव देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेटेंट व्यू 520 का स्टॉप लॉस, 560 तक के टारगेट। और ठीक है, ये दो शेयर चंदन जी की तरफ से। आपकी कुछ कहां पर नजर गई है? तो होटल स्पेस में काफी अच्छा अट्रैक्शन है अभिषेक। तो एक स्टॉक जो हमारे रेडार पे आ रहा है वो है सामी होटल्स। काफी दिनों से अगर आप देखें तो इसमें एक लगातार अप ट्रेंड जो ये चले जा रहा है। मोमेंटम इंटैक्ट है, वॉल्यूम्स में भी हमें स्पाइक अप देखने मिला था। तो सामी होटल्स को अपने रेडार पे रखें। यहाँ पे मेरे हिसाब से 238 एंड 245 के दो टारगेट बनते हैं, और जो स्टॉप लॉस है आपका ये 225 के करीब आता है। तो सामी होटल्स को बिल्कुल अपने रेडार पे रख सकते हैं फॉर लॉन्ग ट्रेड। ठीक दिख रहे हैं इस समय। देखो निफ्टी ने अपने आप को थोड़ा रोकने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी का एक बार जरा चार्ट, और निफ्टी के लेवल्स भी 5 पॉइंट पॉजिटिव है। ये खुले हम कितने थे, 20 पॉइंट नीचे, और अभी थोड़ा ऊपर आए हैं। ठीक है, ये अपने आप को ना सिर्फ एक शो करने की कोशिश कर रहा है। अभी बैंक निफ्टी के अंदर भी गिरावट है, वो करीब 56 पॉइंट की रह गई है, और ये 46,500 के जितना ऊपर रहेगा ना उतना अच्छा है। आई रिपीट, 46,500 के ऊपर जितना रहेगा उतना अच्छा है। 46,800 जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है। उसल में क्या है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 300 तक हमको मिल जाए। तो आप एक काम करो, 2 चरणों में अपने आप को प्रिपेयर करके रखो। 46,500 के ऊपर भी थोड़ी बहुत पोजीशन लेना, अदरवाइज नहीं तो वेट करना 46,300 की। ये हो सकता है डिप में आए। अभी शुरुआती डाटा उतना ख़राब नहीं बना है, उतना ठीक भी नहीं बना है। अगर मेरे से पूछोगे कि बना अच्छा है तो बोलूँगा उतना ठीक भी नहीं बना, उतना ख़राब भी नहीं बना है। तो आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच करो, थोड़ा शेक करेंगे, देखते हैं क्या होता है। बैंक निफ्टी भी धीरे धीरे अब हरे निशान में आने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ 5-10 पॉइंट ही रह गए हैं, और मेरे को लग रहा है थोड़ी देर में इसको भी कवर कर लेगा। लेकिन क्या है, ये पक्की स्ट्रेंथ दिखा रहा है, उसके लिए थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है। एक्चुअली में थोड़ा इंडिया विक्स भी खिंचा हुआ है, मेरे को थोड़ा उसका डाउन मिल जाता ना तो ज़्यादा अच्छा होता। अभी वो मिला नहीं है मेरे को। लेट्स वेट फॉर सम टाइम, देखते हैं फिर क्या होता है। कुछ शेयर्स और ज़रा चेक करवा लेते हैं। चलिए ठीक है, मैं जरा स्ट्रेंथ वाले शेयर्स के साथ ही आता हूँ। पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स मैंने चेक किए हैं, उसमें मेरे को दिख रहा है आइशर मोटर। एक बार चंदन सर हैं क्या? चंदन सर नहीं होंगे। सुमित जी आप जरा चेक कीजिए। ओके, चंदन सर हैं हमारे साथ। चंदन सर एक बार जरा आइशर मोटर चेक करना। आइशर मोटर बिल्कुल, मेरे हिसाब से आइशर मोटर पिछले लगभग 8-10 वीक बाद अब हम समझ में आ रहा है। सपोर्ट ग्रेजुअली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। आप देखोगे असेंडिंग ट्रायंगल के फॉर्मेशंस भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 4000 के ऊपर होल्ड करते एक नया मोमेंटम यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। सो मौजूदा लेवल पे ले सकते हैं। 3900 का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 4100 के टारगेट है। एक शेयर और है मेरी लिस्ट के अंदर, उसका नाम है जेके सीमेंट। इसका रोल ओवर वगैरह भी ठीक है। और दूसरा शेयर है आईईएक्स। खुश, जब तक आप आईईएक्स चेक करना, ये 156 की तरफ जा सकता है क्या? मैंने कल भी नोटिस करवाया था कि शेयर पक्का तो हो गया है। और दूसरा जेके लक्ष्मी सीमेंट, जरा सुमित जी आप चेक करो। जेके सीमेंट डालोगे आ जाएगा। जरा आप चेक करके बताओ कितनी स्ट्रेंथ है। और कुछ जरा आप आईएएस देख के रखना, भी आ रहा हूँ आपके पास। देवी जी, जेके सीमेंट का जेके चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया है। स्टॉक ने अपना खासा सपोर्ट बनाया था 4150 पे, और वहां से यू टर्न लिया है, यू बॉटम कंप्लीट किया, और स्टॉक जो है अपने न्यू हाई की तरफ जा रहा है। तो बिल्कुल जिनके पास ऑलरेडी होल्ड है, यहाँ पे आप बने रहिए एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ 4330। हमें लग रहा है कि स्टॉक जो है वो 4800 तक भी अप्रोच कर सकता है। और जिनके पास न्यू पोजीशन बनानी है, तो मैं यहाँ पे एक सजेशन दूंगा कि एज ऑफ नाउ आप 50% यहाँ पे यूटिलाइज कीजिए करंट मार्केट प्राइस पे। बाकी थोड़ा सा डिप्स को यूटिलाइज कीजिए टिल द लेवल्स ऑफ 4400। स्टॉप लॉस विल बी सेम 4330।
ठीक है, डन। तो जेके सीमेंट हमने आपको कल भी नोटिस कराया था। मैं एक आपको अपने एक्सपीरियंस से बात बताता हूँ। कई बार क्या होता है ना, आपको पूरे महीने में ट्रेड ना मिले हो या आप थक गए हो या हार गए हो ना, तो अपने पूरे माइंडसेट को चेंज करो सिर्फ एक्सपायरी के लिए। जिस वीक की एक्सपायरी हो ना, उससे 3-4 दिन पहले एक्टिव हो जाओ। आपको रोल ओवर के डाटा, टेक्निकल सेटअप और डेरिवेटिव का डाटा तीनों कंबाइन करोगे ना, बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रेड मिल जाएंगे। हो सकता है आपको महीने के पैसे ना बनाओ, लेकिन लास्ट के 4 दिन आपके लिए वो बढ़िया ट्रेड के साबित हो सकते हैं। और इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखेंगे चंदन सर। चंदन सर, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? मान लो मेरे को पूरा महीना मैंने मेहनत की, कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे को एक्सपायरी वाले वीक में अपने माइंडसेट को थोड़ा और फाइन ट्यून करना पड़ेगा, थोड़ा अलग से सोचना पड़ेगा। बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। अभी तो देखो वीकली एक्सपायरी हो गया, हर दिन एक्सपायरी हो गई। पहले मैं आपको बताऊं, जब मंथली एक्सपायरी होती थी तो वेंसडे नाइट लगभग 5-6 घंटे में डेटा पे स्टडी करता था और उस डेटा से पूरा अगला वीक समझ में आता था कि मार्केट क्या होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए डेटा पे। और स्टॉक्स का एक्सपायरी एवरी मंथ है और लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ है, तो डेटा वहाँ पे काम करेगा। जहाँ पे अच्छे रोल ओवर है, लॉन्ग रोल कोस्ट है, बिप्स बढ़ रहे हैं, बेसिस ज्यादा है, वहाँ पे बिल्कुल आप ध्यान रख सकते हो। और सेक्टर के साथ में आपको स्ट्रेंथ और मोमेंटम बने रिलेटिव रोटेशन में, तो वहाँ पे तो और ज्यादा कन्विक्शन बन रहा है। तो बिल्कुल डेटा पे पुट राइटिंग, रोल ओवर, रोल कोस्ट, बेसिस, कॉस्ट ऑफ कैरी, इन सब पे ध्यान रख के आप एक कन्विक्शन के साथ व्यू बना सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सर। कुछ सर आप जरा बताइए, IEX आपने देख लिया होगा, कोई ट्रेड बनता है? 156 तक का मेरा टारगेट है बस, इससे अभी तो मैं ऊपर सोच ही नहीं रहा। तो डिम्पी देखिए, ट्रेंड तो बिल्कुल ऊपर का है। अब मेरे हिसाब से यहाँ पे आप एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। वीकली बेसिस पे देखें तो पिछले 2 हफ्तों से एक हायर हाई का फॉर्मेशन जो है ये आपको नजर आएगा। तो ट्रेंड ऊपर का है। स्टॉक में अगर आप देखें तो मोमेंटम भी पिकअप करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऑल इन ऑल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो 156 का आपका टारगेट है, ये नेक्स्ट मंथ में आता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि एक छोटा सा कैवियट इसमें मैं ये दूंगा कि 151 के करीब जहां पे इसका 50 डे मूविंग एवरेज बन रहा है, वहां पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। और अगर आप ऑप्शंस डेटा देखें तो ये महीना तो चलो ऑलमोस्ट खत्म ही होने आया है, बट अगली एक्सपायरी में भी 150 के आसपास अच्छा खासा कॉल बेस है। तो हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉक टाइम स्पेंड करे, बट दैट इज नॉट टू से कि यहाँ पे किसी तरीके का कोई बहुत बड़ा हिट है। इट इज जस्ट कि छोटा सा सप्लाई जोन है, तो शायद कंसोलिडेशन यहाँ पे आपको होता हुआ नजर आ सकता है। बट वंस दैट इज टेकन आउट, आई थिंक 156 का एक नंबर आपने दिया है, दूसरा नंबर मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करता हूँ, विच इज 161। सो 156 रादर एंड 161, ये दोनों टारगेट्स हैं जो इन प्ले आ सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो बिल्कुल होल्ड करें। 144 के स्टॉप लॉस से नया पोजीशन भी इसी स्टॉप लॉस से बनाएं 156 एंड 161 के टारगेट के लिए। ओके, पर इस बीच एक बार पेटीएम के शेयर पर नज़र डाल ले, तो जहाँ पे कमज़ोर शुरुआत की तैयारी कर रहे थे हम, अब करीब 2.5% की तेज़ी वहाँ पे है। पर और कुछ एक्शन देख रहे हैं हम आईटी स्पेस में, क्योंकि टीसीएस की पॉजिटिव रिपोर्ट तो आई है। भसीन साहब के रडार पे विप्रो था, संतोष की कॉल आई थी बिरला सॉफ्ट पे, पर सुमित, इन सभी काउंटर्स के अलावा कोई और आईटी स्टॉक जो कि आपके रडार पे हो और जहाँ पे कोई ट्रेड बनता है? सृष्टि जी, आपने पहले टीसीएस की बात निकाली तो बिल्कुल रेडार पे वही स्टॉक रहेगा। देखिए, अच्छा खासा अपना एक बेस बनाया था पिछली बार जब इसका रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ था 3950 3960 का। आप देखिए 2 सेशंस पहले ओपन हाई ओपन लो का कैंडिडेट था और वही लेवल्स को सस्टेन कर रहा है। आज भी ओपन लो एज ऑफ नाउ है, तो यहाँ पे आप 4000 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बाय पोजीशन अपनी एक बना सकते हैं। ओके, तो टीसीएस पे ही एक बाय कॉल आती हुई, यहाँ पे अच्छा एक्शन है, ब्रोकरेज के दम पे भी एक एक्शन देखने को मिल रहा है। और आज फिर से कुछ फार्मा के नाम जो हैं तेज़ी में आ रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल, जहाँ पे कल गिरावट थी, आज फिर से एक रीबाउंड कर रहा है। पर चंदन ने एक बार चार्ट चेक, सिप्ला पे 1% की तेज़ी है, क्या कोई यहाँ पे ट्रेड है? देखिए सिप्ला की हम बात करें तो सिप्ला कंपेरेटिवली होल्ड कर रहा है, स्लो एंड स्टडी अप मूव बन रहा है। तो ये जिनके पास है लॉन्ग पोजीशन बनाए रखें। 1455 का सपोर्ट है, ऊपर में 1515 के टारगेट के लिए। ओके, तो यहाँ सिप्ला पे जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो बरकरार है, पर आज फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग ओएनजीसी पे आ रही है। कल कुछ बाय कॉल्स भी आई थी। एक बार कुछ आप एक बार चार्ट चेक करेंगे ओएनजीसी का, कैसा दिख रहा है चार्ट्स पे? सो नॉट सो बैड सृष्टि। यहाँ पे देखिए अच्छे खासे रनअप के बाद यहाँ पे 275 टू 80 का जो जोन था, यहाँ पे रेजिस्ट करके थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आप देख रहे हैं। बट कल और 20 डे मूविंग एवरेज के करीब आया था, आज उसी के आसपास का सपोर्ट ले रहा है। तो आई थिंक एक अच्छे रनअप के बाद का ये जो प्रॉफिट बुकिंग का दौर है ये है। अब अगर मान लीजिए यहाँ से ब्रेक करता है तो थोड़ी सी और जो डिप है ये गहरा सकती है टू 255 काइंड ऑफ जोन्स, बट मुझे लग रहा है उसके आसपास एक अच्छा सपोर्ट है।
तो ओवरऑल सेटअप इतना खराब नहीं लग रहा। बाय ऑन डिप्स की रणनीति होनी चाहिए, और कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन अगर लेना चाहे तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस रखें 250 के आसपास का, और फिर वहां पे आप लॉन्ग कर सकते हैं। फिर वही जो टारगेट है आपके लिए 275 280 वाले जो रिसेंट लेवल्स थे, ये एज अ टारगेट एक्ट करेंगे। ठीक है, ओएनजीसी को गिरावट पर खरीदारी करने की सलाह है। इजी ट्रिप प्लानर्स आज हम देख रहे हैं कि फिर से चंदन जी 50 रुपए के ऊपर निकला है, और 50 रुपए के ऊपर कई बार शेयर निकला है लेकिन टिक नहीं पाया है। क्या इस बार आपको ऐसा कुछ दिख रहा है कि शेयर टिकेगा भी और आगे चलेगा भी? चंदन जी जी, आप यहाँ पे ईज माई ट्रिप की बात कर रहे हैं? जी जी जी। ओके, ईज माई ट्रिप की बात करें तो यहाँ पे देखिए स्टॉक अपने एक चैनल में काम कर रहा है जिसके मल्टीपल सपोर्ट्स ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ओवरऑल पॉजिटिव बायस है। ओवरऑल देखिए तो 48 का सपोर्ट लगाना चाहिए। ऊपर में जो टारगेट है वो 54 से 55 रुपए के आसपास बन रहा है। एक ऐसा स्टॉक है जो पिछले लगभग 40-50 दिनों से 50 DMA के ऊपर होल्ड कर रहा है और एक ब्रॉडर रेंज में है, और 2 दिन पहले लोअर बैंड ऑफ द ट्रेडिंग रेंज से टर्न हुआ है, तो अप मूव बनना चाहिए। 48 के सपोर्ट से 54-55 के टारगेट के लिए आप ईज माई ट्रिप देख सकते हैं। ठीक है, इजी ट्रिप को लेकर ये व्यू। आपसे संतोष जानना चाहेंगे, एस के शेयर पर आए एक्शन कंस्ट्रक्शन लगातार हम बड़ी तेजी देख रहे हैं और महीने भर में 30% के आसपास ये शेयर चल भी गया है। आप ये बताइए कि 1200 रुपए के ऊपर फिर से शेयर गया है, 3% के आसपास की तेजी आज हमें दिख रही है। 1200 के ऊपर अभी कितनी तेजी होगी? क्या नई खरीदारी करनी है इसमें? गुड स्पेस में एक मल्टीबैगर स्टॉक रहा है और अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नजर आ रही है। कंसोलिडेशन के बाद फिर से निकल रहा है। 1200 का लेवल निकालता है तो शायद मुझे लगता है कि 1325 रुपए तक की एक अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो किसी के पास है तो उसको बने रहना चाहिए विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। कोई फ्रेश एंट्री भी लेना चाहे तो उसके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 1165 रुपए का। 1165 रुपए का स्टॉप लॉस नई खरीदारी करने के लिए एक्शन कंस्ट्रक्शन में। कुछ आप जरा आईएफबी इंडस्ट्रीज को चेक कीजिए, ये भी शेयर ठीक ठाक रफ्तार दिखा रहा है और कुछ सत्र से, और 1500 रुपए के आसपास के भाव इसके हैं। आईएफबी इंडस्ट्रीज आप किस तरह की चाल देख रहे हैं इसमें? अभिषेक, बहुत ही बढ़िया सेटअप है इसका, और एक कंसोलिडेशन के बाद कह सकते हैं कि कल की जो क्लोजिंग थी और आज का जो फॉलो थ्रू मूव है, ये बहुत ही अच्छा कन्विंसिंग सा ब्रेकआउट है। सॉरी, मेरे हिसाब से यहाँ पे स्टॉक जो है और ऊपरी लेवल्स दिखा सकता है। सपोर्ट जोन जो है इसके 20 डे मूविंग एवरेज के पास बहुत ही फर्मली प्लेस्ड है। तो 1360 से 1375 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास का स्टॉप लॉस लेके पोजिशनली लॉन्ग कर सकते हैं। 1600 का आपका पहला टारगेट होगा। वंस दैट इज टेकन आउट, आई थिंक 1680 के लेवल्स तक ये स्टॉक जा सकता है। तो आईएफबी इंडस्ट्रीज एक कंसोलिडेशन के बाद अच्छा ब्रेकआउट आया है। आई थिंक यहाँ पे जो स्टॉक है और मोमेंटम पकड़ सकता है इनफैक्ट। अगर आप फिर से निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखेंगे ना तो आपको देख के ऐसा लगेगा कि बिल्कुल जाम से हो गए हैं। ये 6-7 पॉइंट सिर्फ निफ्टी ऊपर है, बैंक निफ्टी वही 50 पॉइंट नीचे है। रुक से गए हैं, रुक इसलिए गए हैं क्योंकि अभी डाटा मैन्युफैक्चर ही नहीं हो रहा है। मैं आपको सच्ची बताऊँ, मेरे पास ना ओपन इंटरेस्ट की एक शीट रहती है जिसमें हम 5 मिनट के हिसाब से मेरे को डाटा चेंज होता रहता है। उस डाटा में मेरे को कहीं ऐसा कोई सिग्नल नहीं दिख रहा कि बाजार एकदम से चल जाएगा, एकदम से टूट जाएगा। हाँ, आमने सामने की टक्कर है और मैं शुरुआती डाटा के हिसाब से बोल सकता हूँ कि बाजार अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ चलने की कोशिश नहीं कर रहा, रोकने की कोशिश कर रहा है। दोनों में फ़र्क होता है। ये सिर्फ रोकना चाह रहा है, अभी चलेगा पता नहीं, चलेगा भी नहीं चलेगा, हाँ, बट ये रोक रहा है, ये क्लियर मैसेज है। उसकी 2 वजह भी बताता हूँ। देखो, आप 22,100 के ऊपर इसने अपने आप को ना नीचे नहीं जाने दे रहा निफ्टी। अगर आप स्पॉट निफ्टी का आज का लो भी चेक करोगे ना तो एक ही बार 85 का लेवल आया, उसके बाद हमने वो लेवल नहीं देखा। तो 22,100 इमीडिएट सपोर्ट बन रहा है। सामने आओ बैंक निफ्टी के, वो 46,427 एक ही बार आया, अभी वो 500 के ऊपर आके टिकाने की कोशिश कर रहा है। तो इतना ही पॉइंट है और कुछ नहीं है। अभी देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कुछ और डाटा की अच्छी हो जाती है। 2 शेयर मैंने इस बीच निकाल लिए, दोनों फार्मा के हैं। पहला है बायोकॉन। सुमित जी जरा हेल्प कीजिए। बायोकॉन में इस सीरीज़ के अंदर ले रखा है तो मैं रोल करना चाहता हूँ, अगली सीरीज़ के अंदर सौदा प्लस करना चाहता हूँ। अगर आप बोलेंगे हाँ तो मैं करूँगा। जी बिल्कुल, देखिए स्टॉक ने अपने 3 से 4 दिन का एक स्ट्रॉन्ग बेस बना लिया है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 268, और आज देखिए ये कंसोलिडेशन का एक ब्रेकआउट भी दे रहा है। तो मुझे लग रहा है बिल्कुल आप यहाँ पे एक फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं, और जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है यहाँ पे आप 268 के एक स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहिए।
अभी करंट मार्केट प्राइस है 280, तो इंट्राडे में भी अगर किसी को यहाँ पे पोजीशन बनानी है तो हमें लग रहा है कि यहाँ से आप करीबन 2 से 3% का मूवमेंट एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप मेंटेन कीजिए 273 जो आज का डे लो है वो एज अ स्टॉप लॉस। दिस इज फॉर द इंट्राडे लेवल्स ओनली। इंट्राडे, पोजिशनल, रोल ओवर, नई सीरीज का ट्रेड, सब पे बाय लगाओ। नए सीरीज वाले हो बाय करो, रोल ओवर करना है करके जाओ, इंट्राडे लेना है लेके जाओ। तो सारी चीज़ों पे ऑलमोस्ट बायकॉन पे सुमित जी ने आपको रिकमेंडेशन दे दी है, आप बायकॉन पे बुलिश स्टांस रख सकते हैं। मेरे पास जो शीट है उसमें अच्छा बढ़िया डाटा मैन्युफैक्चरिंग इसके अंदर अभी हो रहा है, 11% से ज़्यादा का ओआई एडिशन है। आप एक काम करो ना, जो फ्यूचर वाली प्लेट दिखाते हो ना, साथ साथ में फ्यूचर वाली प्लेट भी दिखाओ, और सीरीज़ की जब एक्सपायरी हो रही तब तो ज़रूर दिखाओ, क्योंकि वहीं से तो सारी चीज़ समझ में आएंगी। अर्निंग और लर्निंग वाले कंसेप्ट पे जाना है बॉस, खाली टिप्स वाले कंसेप्ट पे नहीं जाना। तो अर्निंग और लर्निंग पता होना चाहिए कि हम क्यों दिखा रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। अच्छा, दूसरा एक शेयर है मेरे पास, वो है सिप्ला का, ये भी फार्मास्यूटिकल्स का ही है। इसको ज़रा चेक करेंगे हमारे संतोष मीना जी। संतोष सर, ज़रा सिप्ला चेक करना। मैं रोल ओवर भी करना चाहता हूँ, नई पोजीशंस भी लेना चाहता हूँ, और थोड़ा इंट्राडे भी स्विंग चाहिए। ये जंप इसका स्ट्रक्चर अच्छा है मेरे हिसाब से, इसमें इंट्राडे भी कर सकते हैं। टारगेट जो लग रहा है 1500 रुपए का लग रहा है, 1500 रुपए कॉल राइटर है तो वहां पे जाके थोड़ा सा पॉज ले सकता है। तो रोल ओवर भी करना चाहे तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट इसका कर सकते हैं, बट थोड़ा सा 1500 का हर्डल रहेगा, 1500 के बाद ही इसमें तेजी आएगी। व्यू तेजी का है, स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलिए, नीचे स्टॉप लॉस आपका 1465 का रहेगा। ठीक है, तो फार्मा काउंटर्स में तेज़ी है, सिप्ला फिर से एक रिकॉर्ड ऊंचाई की तरफ चल रहा है, पर इसके अलावा ग्रासिम में भी आज एक अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि बोर्ड बैठक तो वोडाफोन आइडिया की है, पर ग्रासिम में एक अच्छी तेज़ी। चंदन, एक बार चार्ट चेक करेंगे ग्रासिम का, क्या कोई यहाँ पे एक रीबाउंड में एंट्री लेनी चाहिए? देखिए, ग्रासिम की बात करें तो इस काउंटर में नीचे के लेवल से अच्छी रिकवरी देखने को मिली। मेरे को याद है 2025-2030 के जोन से ये लगभग 2244 तक गया, वापस हल्का सा डिप बना है, तो खरीदारी के मौके बन रहे। मेरे हिसाब से 2150 का सपोर्ट होगा, अब की बार 2280-2300 तक के स्विंग को प्ले करेंगे। ओके, 2280 और 2300 के टारगेट्स यहाँ पे इस स्विंग में आते हुए दिख सकते हैं। पर एक और स्टॉक है ऑटो स्पेस से, जमुना ऑटो। कई सारे ऑटो एंसिलरी प्लेयर्स में हम अच्छा एक्शन देख रहे हैं। कल प्रिसिशन कैमशाफ्ट करीब 10% ऊपर था, आज जमुना ऑटो 6% का उछाल दिखा रहा है। कुछ कैसा दिख रहा है आपको ये चार्ट्स पे? सृष्टि, काफी वॉलेटाइल हो रखा है ये काउंटर। अगर हम देखें तो एक नैरो बैंड में ट्रेड करता है, लेकिन फिर जब स्पाइक आती है तो वो बहुत ही शार्प आती है। डाउनफॉल भी अगर आप देखें उतना ही शार्प आ रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा वॉचफुल रहना चाहिए। आज का जो मूव है ये एक अच्छे लंबे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, अगर हम इसको जो स्पाइक्स है उसको इग्नोर करें तो। बट मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा वॉचफुल रहे। तो नई पोजीशन की सलाह मैं फिलहाल नहीं दूंगा बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी, बट किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है कुछ सत्र बाद, तो यहाँ पे आप 118 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करें। ये जो मोमेंटम है ये इसको 126 से लेके 132 तक के लेवल तक लेके जा सकता है, बट देन वील सी वेदर इट सस्टेन्स देयर, या पिछली बार जैसे इसने सारे गेंस गिव अप किए थे वो गिव अप कर देते। तो होल्ड की सलाह रहेगी 118 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। ओके, 118 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, और यहाँ पे होल्ड की सलाह आती हुई जमुना ऑटोज की। थोड़ा सा वॉलेटाइल काउंटर ज़रूर है, पर एक और स्पेस है जहाँ पे ब्रॉडर मार्केट्स में एक्शन देखने को मिल रहा है। स्टॉक का नाम है स्वान एनर्जी। QIP के चलते फोकस में था, आज फिर से यहाँ पे 4% की तेज़ी है। सुमित, एक बार चार्ट चेकअप करना चाहेंगे, क्योंकि ऑल टाइम हाई है, शायद कुछ ही पॉइंट से ये तोड़ता हुआ दिखेगा, पर क्या इस ब्रेकआउट में वॉल्यूम का सपोर्ट है, क्या इसमें पार्टिसिपेशन आना चाहिए? देखिए, पिछली बार जो स्टॉक ने राइज किया था वहां पे जो वॉल्यूम क्रिएट हुआ था, वॉल्यूम उतना नहीं है, लेकिन अगर मैं टेक्निकल बेस पे देखने जाऊं तो अपना एक 60 RSI का स्टॉक ने सपोर्ट बना के फिर से एक बाउंस का अटेम्प्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अपने पिछले हाई के ऊपर सस्टेन करके क्लोजिंग देना। तो न्यू पोजीशंस के लिए मैं फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पे वेट करूंगा। अगर मुझे क्लोजिंग बेसिस पे 765 का जो लेवल है वो क्रॉस होके सस्टेन हो रहा है तो मैं न्यू फ्रेश पोजीशन के लिए एक बार अटेम्प्ट करूंगा। लेकिन जिनके पास पोजीशन है, आप यहाँ पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। 720 विल बी माय ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब अगर यहाँ पे 765 की भी लेवल्स क्रॉस हो रही है तो हमें लग रहा है कि स्टॉक का 820 जो रहेगा वो पहला टारगेट रह सकता है। ठीक है, स्वान एनर्जी को होल्ड करने की सलाह है, लेकिन अब ये जान लेते हैं कि आपके लिए ऑप्शंस मार्केट में कहां पर मौके बन रहे हैं। लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन।
सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश जी गुड मॉर्निंग, बताइए कहां पर ट्रेड करें, कहां पैसे बनेंगे अभी? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बिल्कुल देखिए, खरीदारी पे फोकस है और स्टॉक है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ। इस पर्टिकुलर काउंटर में काफी लंबे समय बाद एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, ओआई इजाफा भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। इसका मार्च सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा पर्सपेक्टिव काफी अच्छा लग रहा है। तो मार्च सीरीज में 540 का कॉल ऑप्शन जो अभी फिलहाल 16 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा 12.5 रुपए का। अपसाइड में टारगेट 25 से 28 रुपए तक के बनते हुए नजर आते हैं। इसका लॉट साइज है 1500 रुपए का, इसलिए इन टर्म ऑफ रुपीज 6000 तक के रिस्क यहाँ पे बनते हुए नजर आएंगे एंड रिवॉर्ड यहाँ पे 16,000 तक के बन सकते हैं। ठीक है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हमारे और भी एक्सपर्ट्स के रडार पर ये शेयर था और आपके लिए ऑप्शंस की रणनीति भी आ गई है। 540 वाली कॉल खरीदी है, थोड़ी सी ऊपर वाली 16-17 रुपए के भाव पर आपको मिल जाएगी। लक्ष्य 25 रुपए, दूसरा टारगेट 28 रुपए और स्टॉप लॉस 12.5 रुपए का। अधिकतम मुनाफा 16,000, अधिकतम नुकसान 6,000। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो के लिहाज से काफ़ी ठीक है और ये शेयर चल भी रहा है। लेकिन रिस्क डिस्क्लोजर ज़रूर याद रखें कि एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है और औसत जो नुकसान होता है वो होता है 50,000 रुपए का। तो अपने रिस्क को पूरी तरह से समझ के, एनालाइज करके, स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करके ही आप एफएनओ में ट्रेड करें। ये हमारी आपको सलाह भी और गुजारिश भी ये आपसे है। नीलेश जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन रणनीति हमारे दर्शकों को बताने के लिए। एक स्टॉक जिस पर कुछ आपसे हम राय चाहेंगे वो है गणेश हाउसिंग का। अगर हम पिछले 5 सत्र की बात करें, 2 दिन में तो बड़ी तेजी हुई है, लेकिन कुल 5 सत्र में तकरीबन 200 रुपये ये शेयर चला है गणेश हाउसिंग का। आप जरा चेक कीजिए, जरा बताइए। मार्केट कैप के लिहाज से भी ठीक ठाक ये कंपनी है, 7,500 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है। किस तरह की चाल आप आगे देख रहे हैं? तो अभिषेक देखिए, अगर मैं वीकली और मंथली सेटअप पे देखूं तो बिल्कुल ओवरहीटिंग पे चला गया है, लेकिन डेली सेटअप में यहाँ पे अभी भी आपको दिखेगा कि मोमेंटम जो है ये और तूल पकड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो कल ब्रेकआउट आया था और आज सस्टेन कर रहा है, इसके हिसाब से अगर कोई क्विक ट्रेड लेना चाहे तो इसमें बिल्कुल एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आप 955 और 990 के 2 टारगेट्स के साथ एंटर करें। ट्रिक स्टॉप लॉस लेके चलें, बिकॉज जिस तरह से आपने बताया कि ऑलरेडी अच्छा खासा मूव आ गया है, हो सकता है थोड़ी वॉलेटिलिटी रहे, तो यहाँ पे 860 के पास आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलें। बट जिस तरीके का कंसोलिडेशन के बाद 2 दिन का अप मूव है, यहाँ पे बिल्कुल आपको 975 980 तक के भी ऊपर के टारगेट्स जो है ये देखने मिल सकते हैं इसमें। ठीक है, तो डन। इस बीच आपको ये अलग अलग स्टॉक्स पे तो रिकमेंडेशन मिल ही रही है। साथ ही साथ अदानी डिफेंस के एम्यूनिशन और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का कल कानपुर में उद्घाटन हुआ। इस मौके पर हमने अदानी ग्रुप के डायरेक्टर अजीत अदानी और अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के सीईओ आशीष राजवंशी से खास बातचीत की। आइए सुनाते हैं इसका एक चंक। जीत, पहले आप बताइए, अदानी ग्रुप के लिए डिफेंस में जो बिजनेस है आपका अभी बहुत छोटा है, लेकिन आगे जाते हुए कुछ सालों में कितना बड़ा बन सकता है? अदानी फैमिली, अदानी ग्रुप डिफेंस में कितना सीरियसनेस के साथ काम कर रहा है? हमारे लिए फैमिली साइड से डिफेंस का बिजनेस एक्चुअली काफ़ी स्ट्रेटेजिक है। इवन दो आज के दिन में इतना पब्लिक व्यू में नहीं आया है, लेकिन ये ऐसा बिजनेस है जिसमें वैल्यू एंड ग्रोथ एकदम हाई हो सकता है इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसलिए ये लास्ट 7 ईयर्स से हम कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं टू क्रिएट द प्लेटफॉर्म के डिफरेंट सिस्टम्स। जैसे आशीष बताएगा कि ISR सिस्टम है, रिकॉनेसेंस है, एम्यूनेशन है, फायर आर्म्स है, स्मॉल आर्म्स है। सो अभी हम एक ये स्टेज पे जहाँ पे अक्रॉस द प्लेटफॉर्म ऑफरिंग हमने क्रिएट किया है। जब तक ये प्लेटफॉर्म कंटिन्यू करेगा ग्रो करने का, लेकिन वी आर एट अ स्टेज वेयर वी कैन सी कि ये अभी साइजेबल हो सकता है। एंड फ्रॉम अ फैमिली साइड हम कोई भी बिजनेस में आते हैं तो हमेशा लॉन्ग टर्म व्यू लेके आते हैं। तो अदानी एंटरप्राइजेस का पार्ट है अदानी डिफेंस, कुछ आपने इंटरनली टारगेट किया हुआ है 5 साल 10 साल में कितने पोटेंशियल रेवेन्यूज या कितना बड़ा बन सकता है? कुछ अर्ली इंडिकेशंस? अर्ली इंडिकेशन हम ऐसे एक फिक्स नंबर नहीं लेते हैं कि एक रेवेन्यू का टारगेट हमको अचीव करना है। रादर वी सी कि हमको एज अ पार्ट ऑफ द टोटल मार्केट हम कौन सी सोल्यूशंस है जो हम प्रोवाइड करना चाहते हैं, एंड जो हमारा बिजनेस मॉडल भी है इसके हम कैसे
लॉन्ग टर्म पार्टनर्स बन सके टू दी आर्म फोर्सेज इन इंडिया। एंड ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंटली जो भी हम ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज क्रिएट कर रहे हैं वो भले मेक इन इंडिया है फॉर इंडिया, बट इट इज ऑल्सो फॉर द वर्ल्ड। ये बहुत अच्छी बात है। आशीष, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कितना बिजनेस आप डोमेस्टिक हमारी नीड्स के लिए करेंगे और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी कैसी नजर आती है इसमें? सी वी जस्ट अभी हमने चीफ से सुना, आर्मी चीफ से, दैट एमिनिशंस में ही 16,000 करोड़ की एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी है। एंड ये अपॉर्चुनिटी आज आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट इन ईस्टर्न यूरोप एंड मिडिल ईस्ट और भी विजिबल हो गई है। तो स्मॉल कैलिबर से मीडियम कैलिबर से लार्ज कैलिबर एमिनेशन में केवल एक एरिया में अगर 16,000 करोड़ है तो आप उसको मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में, ईस्टर्न यूरोप में, सदर्न यूरोप में अब डिमांड बढ़ी रहा है। तो कितने हजार करोड़ का टारगेट बन सकता है आपके हिसाब से, एक पोटेंशियल नंबर फॉर योर बिजनेस ये बन सकता है आगे आने वाले सालों में, या बहुत अर्ली हुआ कहना? इट्स टू अर्ली। अभी जो जीत ने बोला इट्स अ हॉकी स्टिक, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो 5,000 करोड़ का भी हो सकता है, नहीं मिलेगा तो हम वेट करते रहेंगे। लेकिन कैपेबिलिटीज आपके पास आ चुकी है, कैपेबिलिटीज आ चुकी है। तो हमारा जो लॉन्ग टर्म डायरेक्शन है, गौतम भाई हमेशा कहते हैं अपनी लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटीज बनाओ और उसके बाद अगर नेशन की डिमांड है तो अपने आप फुलफिल करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करनी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो ये टॉप मैनेजमेंट से बातचीत होती दिख रही थी और अडानी ग्रुप डिफेंस में भी और एम्यूनेशन में भी आगे काफ़ी तेज़ी से बढ़ना चाहता है। उसके लेके कुछ विजन और क्लैरिटी आपके सामने अडानी की मैनेजमेंट रखती हुई दिख रही थी। एक काम करें, जरा अडानी एंटरप्राइजेस का चार्ट भी चेक करवा लेते हैं, क्योंकि ये सारा बिजनेस अभी तो अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर ही है, अलग से कोई डीलिस्टेड हुई कंपनी नहीं है, इसलिए अडानी एंटरप्राइज एक बार चेक करवा लेते हैं। सुमित जी जरा चेक कीजिएगा, 3300 का रेट हो चुका है। देखिए, अदानी ग्रुप के सभी स्टॉक्स ने कभी अच्छा खासा अपना एक बेस बनाया हुआ है। पिछली बार का आप रेजिस्टेंस देखेंगे तो 3200 का काफी अच्छा एक यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था और स्टॉक बहुत ही एक स्लो मूविंग रेंज में ही ब्रेकआउट दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल आप यहाँ पे न्यू पोजीशन भी बना सकते हैं और जिनके पास है वो भी कंटिन्यू अपना होल्डिंग रखें। 3200 जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, अब वही एक सपोर्ट का काम कर रहा है। तो 3200 मेरा एक स्टॉप लॉस रहेगा और अपसाइड में 3600 का पहला टारगेट रहेगा। एक बार मैं निफ्टी वापस से आपको दिखा देता हूँ। 15 पॉइंट की तेज़ी है। बैंक निफ्टी के अंदर सिर्फ 23 पॉइंट का नुकसान अभी भी बाकी है। बाजार खुले हुए करीब आधे घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है। आप सोच के देखो, 45,000 का इंडेक्स है, उसको 45 पॉइंट कवर करने में कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। इसलिए फिर से बोलूँगा, शुरुआती डाटा सिर्फ रुकने का है। बाजार चलेगा नहीं चलेगा अभी थोड़ा उसको और मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन शुरुआती डाटा तो यहाँ पे थोड़ा ठीक लगता हुआ दिख रहा है। अभिषेक, शुरुआती आंकड़े ठीक हैं। कुछ और शेयर चेक कर लेते हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे रफ्तार फिर से बढ़ रही है। उसमें एक शेयर है पावर ग्रिड। चंदन जी, 290 रुपए के पार ये शेयर और एक ठहराव हमने देखा 280 रुपए के आसपास। क्या आपको लगता है कि अब ये 300 रुपए की तैयारी कर लेनी चाहिए पावर ग्रिड में? चंदन जी, अच्छा ठीक है, चंदन से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ आपसे राय जानना चाहेंगे। पावर ग्रिड 300 रुपए के लिए तैयार है क्या शेयर, और उसके ऊपर कितनी बड़ी चाल देखेंगे हम? तो अभिषेक, मेरे हिसाब से यहाँ पे 300 रुपए बहुत ही इजी सा एक टारगेट है, जो मैं कहूंगा जिस तरीके के स्टॉक में वॉल्यूम और ट्रेड सेटअप हम देख रहे हैं, जिस तरीके का मोमेंटम है, आई थिंक 300 इज अ वेरी कन्विंसिंग टारगेट। आई थिंक वो लेवल एक बार क्रॉस होता है तब यहाँ पे 325 तक के जो लेवल्स हैं इसके लिए पोजीशन लेनी चाहिए। अब देखिए, जिस तरीके का इसमें सेटअप है और जो एक कॉन्स्टेंट सी तेजी हम इन स्टॉक में देखते आए हैं, मेरे हिसाब से यहाँ पे एक पोजिशनल बेट लेना जो है ये ज्यादा रिवॉर्डिंग होगा। तो कोई भी पावर ग्रिड में या जैसे पीएफसी आरएसी जैसे दूसरे काउंटर्स हैं उनमें भी पोजीशन ले रहे हो तो पोजिशनल व्यू लेके चले। यहाँ पे जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ये भी फेवरेबल है, क्योंकि हर छोटे डिप पे यहाँ पे बाइंग आ जाती है। तो 280 का मेरे हिसाब से एक सपोर्ट जोन अच्छा खासा है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलें और एक पोजिशनल टारगेट आप लेके चलें 325 का। तो मुझे लग रहा है पावर ग्रिड आने वाले कुछ हफ्तों में और तेजी पकड़ सकता है यहाँ से। ठीक है, पावर ग्रिड में खरीदारी करने की सलाह। रेलवे शेयर में रफ्तार हम देख रहे हैं कि चुनिंदा स्टॉक्स में है। सुमित जी, रेल टेल देखिए, कुछ ही सत्र में 450 रुपए से भाव इसका हो गया है 450 रुपए का रेल टेल का। आप रेल टेल के साथ जाएंगे या फिर रेलवे में कोई और शेयर है जहां पर आपको लगता है कि इससे बेहतर मोमेंटम हो सकता है?
देखिए रेलवे स्टॉक्स में आप सभी का पूरा सेक्टर देखेंगे तो काफी अच्छा एक रनअप आ चुका है। आप देखिए ऑलमोस्ट मोर देन डबल यहाँ पे आपको पिछले 6 से 8 महीने में रनअप मिल चुका है। और अगर आप अभी चार्ट देखेंगे तो एक नेगेटिव डाइवर्जेंस टाइप भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे न्यू अगर किसी को पोजीशन बनानी है तो रिस्क रिवॉर्ड मेरा फेवरेबल रहेगा। तो जिनके पास है बिल्कुल आप वो बने रहें और अपना एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। तो अगर मैं रेल टेल की परफेक्ट बात करूं तो मेरे लिए यहाँ पे 420 ये मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। पिछली बार भी देखिए स्टॉक ने 415 के रेंज से ही डाउन साइड फिर से लिया था। तो 420 का एक स्टॉप लॉस। अगर ये स्टॉक न्यू हाई की तरफ अप्रोच कर रहा है तो यहाँ पे पहला टारगेट रहेगा 494 का। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का सलाह दूंगा, वो एक बेटर स्ट्रेटेजी रहेगी। 450 रुपये वाले हमने रेलटेल की बात कर ली। अब चर्चा कर लेते हैं इसके डबल भाव वाले डीएलएफ की। 900 रुपये के ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है, 1% के आसपास की स्ट्रेंथ है। बाकी जो मिड कैप के जो शेयर्स हैं रियल एस्टेट में, चाहे पूर्वांकरा देख लीजिए, शोभा देख लीजिए, वहां पर भी तेजी पर नहीं है। लेकिन डीएलएफ, संतोष बताइए क्या चलने के लिए तैयार है? अभी और चलेगा शेयर ये? ये अभिषेक का काउंटर्स में फिर से एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है तेजी आज दिन भर जारी रहे। थोड़ा सा वेट कीजिए, यहाँ पर 915-16 रुपए के आसपास एक हर्डल है। अगर वो सस्टेन कर जाता है तो फिर शायद हमको 930 रुपए, 25-30 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। नीचे स्टॉप लॉस रहेगा आपका 908 रुपए का। ठीक है, 908 रुपए का स्टॉप लॉस डीएलएफ के शेयर के लिए। लेकिन चलिए कुछ और जरा शेयरों पर जरा व्यू ले लेते हैं। और एक शेयर हम देखना चाहेंगे जुबलेंट इंडस्ट्रीज का, 5% के आसपास की तेजी इसमें भी है। कुछ जरा आप चेक कीजिए जुबलेंट इंडस्ट्रीज को, क्या और तेजी बनेगी या फिर थोड़ी ज्यादा चल गया है, अब अवॉइड करना चाहिए इसको? Abhishek, this is the highest RSI that I have seen in the recent times, or till my memory serves. इसका डेली चार्ट पे RSI 96-97 का है। आई डोंट थिंक यहाँ पे किसी भी तरीके की फ्रेश एंट्री बनती है। मेरे हिसाब से जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन हो बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइट स्टॉप लॉस लेके चलें। सारे ही टाइम जोन्स पे ओवरहीटेड हो गया है, तो फ्रेश एंट्री तो मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा, चाहे मोमेंटम में कितना भी ऊपर चला जाए। बट अब यहाँ पे जो इंट्रा डे बेसिस पे लोअर सर्किट के लेवल्स होते हैं उससे जस्ट ऊपर अपना आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलें, क्योंकि पिछले 3 दिन से अपर सर्किट पे चल रहा है। अब जिस दिन लोअर सर्किट आएगा हो सकता है वो दौर भी कंटिन्यू रहे, तो फ्रेश एंट्री बिल्कुल ना लें। तो लोअर सर्किट के इसके लेवल्स होते हैं, उससे थोड़ा सा ऊपर आप अपना इंट्राडे डेली बेसिस पे एक स्टॉप लॉस लगा के चलें, ये सलाह रहेगी। फ्रेश एंट्री बिल्कुल अवॉइड करें। फ्रेश एंट्री अवॉइड करनी है जुबलेंट इंडस्ट्रीज में। काफी दिनों की गिरावट के बाद आज हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया में आज थोड़ी सी स्थिरता है, आज ये शेयर चल रहा है। कमजोरी का जो दौर था, सुमित जी आप जरा चेक करके बताइए कि क्या वो अब थम जाएगा ईएमएस में, उसके संकेत मिल रहे हैं या फिर थोड़ा सा वेट और करना होगा अभी? आपने इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स की बात की? जी, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया। जी देखिए बिल्कुल, स्टॉक ने अभी भी एक फ्रेश आप देखेंगे तो सिर्फ एक सपोर्ट लिया है। स्टॉक ने पिछली बार जो बाउंस दिया था वो था करीबन 190-195 के जोन्स के, और काफी अच्छा एक डाउन साइड भी मिला था, मल्टीपल टॉप बनाया था 240 के लेवल्स के लिए। तो यहाँ पे फ्रेश बाइंग तो नहीं, लेकिन जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है मैं बोलूंगा एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। 193 विल बी द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगर यहाँ पे ये लेवल ब्रेक हो रही है तो मुझे लग रहा है कि और डाउन साइड यहाँ पे पॉसिबल है, तो फ्रेश बाइंग तो फिलहाल अवॉइड कीजिए और होल्डिंग पे 193 का एक स्टॉप लॉस। ठीक है जी, डन। मार्केट के अंदर देखो आप कैसे शेक कर, आपको थोड़ी देर पहले मैं ये बात बता रहा था आपसे कि मार्केट के अंदर बाइंग के सिग्नल नहीं आए हैं अभी भी, अभी सिर्फ वो रोकने के सिग्नल्स हैं। यानी कि मैं रुकूंगा, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, मैं चलूंगा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। ठीक, तो कुछ कुछ वैसा ही हो रहा है। आप देखो ना मार्केट के अंदर 4 पॉइंट है। मेरे को बड़ी हैरानी हो रही है कि हम एक्सपायरी वाले वीक में और कितना टफ कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। इसमें मैं दाद दूंगा तेज़ी वालों की, मंदी वालों को तो चलो समझ में आता है, वो तो किसी भी राई तेज़ी पे बेचेंगे, लेकिन हिम्मत है उनकी जिनकी खरीदारी है। और मैंने कल भी डाटा देख रहा था, ना ही डीआईज, ना ही रिटेल, ना ही एफआईज, किसी ने भी कोई पोजिशनल सेल किया है। सिर्फ एक इंडेक्स ऑप्शंस का डाटा था 26,000 करोड़ का आया था बस, और तो इनफैक्ट सारे डाटा भी 1,000 करोड़ से नीचे के थे। तो मार्केट क्या है ना, एक डीप कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है और आज का मेरे को लग रहा है पूरा दिन ऐसे निकालेगा। हालांकि
थोड़ी देर में क्लियर हो जाना चाहिए, टिल्ट हो जाना चाहिए एक तरफ में। ये ऐसे चलेगा तो फिर बहुत ही प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि ऑप्शन राइटर्स को मज़ा आएगा, ना ही कॉल वालों को ना ही पुट वालों को, दोनों पैसा गंवाएंगे। तो अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक हैं तो बढ़िया, नहीं है तो बाजार से इंडेक्सेस में फिलहाल अभी दूर रहें। 46,500 की संतोष सर ने कॉल दी हुई है फेब वाली, आप उसको एक बार ध्यान रखिएगा, बट थोड़ा वॉल्यूम कम रखिएगा। अच्छा सुमित जी, आज ये TTML आ तो गया है ऊपर, आपसे चर्चा की, मैंने बातचीत की है, 90 रुपये हो गया, 1.25% ऊपर है। इसमें स्पीड कब आएगी जब ये 95 पार करेगा? TTML एक बार दिखाना, ये 95 पार करने पे गोली हो जाएगा क्या, ऐसा समझ के चलूं मैं? जी बिल्कुल, ₹1 से नीचे 94। देखिए पिछला जो स्विंग हाई है वो भी 94 ही था, और स्टॉक ने 2 से 3 बार वही लेवल से रिजेक्शन लिया हुआ है। तो हमें लग रहा है कि बिल्कुल ये जैसे ही स्टॉक 94 को क्रॉस करेगा, ये अपना न्यू हाई अप्रोच कर सकता है। 100 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है, तो 100 जैसे ही वो क्रॉस करेगा, शायद माइट भी हमारे टारगेट्स के लिए अप्रोच करे। ओके ठीक है, तो आपके टारगेट तो खैर 105 और उसके ऊपर के भी हैं, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 94 पार होने पर ही आप इसमें ठीक ठाक पोजीशंस लेना। उससे पहले सिर्फ इसको कॉशियस ध्यान से वॉच करते रहो, अपनी लिस्ट में नीचे लगा दो, जब तक ब्रेकआउट होगा नहीं तब तक आना नहीं, रुक रुक के ट्रेड करना। मार्केट कुछ ऐसा ही चल रहा है, 10-12 पॉइंट निफ्टी के अंदर, 1 घंटा पौने घंटा हो चुका है बाजार खुले हुए, मार्केट था ही नहीं दे रहा आपको। एक और पॉइंट जरा इंडिया विक्स दिखा दीजिए साथ में स्क्रीन पे, और एक पॉइंट और दिखाइए, वो प्लेट दिखाइए जिसमें F&O के बढ़ने और गिरने वाले शेयर्स आपको दिखते हो, उसके अंदर रेशो 1:2 होनी ही चाहिए। अगर 1:2 नहीं है ना, तो फिर आपको बहुत स्पीड से मार्केट ऊपर आ जाएगा, ऐसा भी चांसेस भी कम है। ये 1:2 से है, 1:2 ही है, ऑलमोस्ट ही 1:2 ही है। तो मेरे को लग रहा है कि आज बाजार गिरेगा तो नहीं, रोकेगा, और शायद फिर थोड़ा चलाए भी बाद में। ये रेशो और इम्प्रूव होनी चाहिए। ये मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ जो मैं खुद नोटिस करता हूँ, और नोटिस करने के बाद हम आपके सामने पॉइंट्स रखते हैं। खैर एनी हाउ, आगे बढ़ते हैं, खुश बोरा के पास आते हैं, 1-2 शेयर जरा और चेक करवा लेते हैं। खुश, मैं सिर्फ F&O की शीट ही आज चेक कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं तो कैश पे जा ही नहीं रहा आज तो मैं। कुछ ऐसा शेयर मेरे को मिल भी नहीं रहा, मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ। एक शेयर मैं जरा और पता करता हूँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, कुछ जरा चेक करना, ये सीरीज़ के एंड में रखूँ क्या, और क्या BTST रोल ओवर करने की ज़रूरत है क्या? HCL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स। डिम्पी, रोल ओवर तो इसको बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप देखें तो पिछले कुछ सेशन से ये 3100 3120 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास आके रेजिस्ट कर रहे हैं, बट आई थिंक दिस इज मोर ऑफ एक्सपायरी इफेक्ट प्लेइंग आउट। उसके अलावा मुझे नहीं लग रहा कोई बहुत ज्यादा इसमें स्ट्रक्चरल चेंज है। इसको बिल्कुल रोल ओवर करें। मेरे हिसाब से अगली एक्सपायरी में आपको यहाँ पे 3160 से लेके 3200 तक के जो लेवल्स हैं ये देखने मिल सकते हैं। डाउन साइड पे 3050 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है, तो बिल्कुल होल्ड करके चलें। कोई दिक्कत नहीं लग रही यहाँ पे टेक्निकली। ठीक है, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर एक शेयर मैं सर और पता कर लेता हूँ। JK सीमेंट तो ऑलरेडी मैं पता कर चुका हूँ। ट्रेंट है, ट्रेंट टाटा की कंपनी है, TRENT, ट्रेंट। एक बार जरा स्पीड से दिखाएंगे, करीब 4000 के आसपास का शेयर है, 3981 पे चल रहा होगा अभी। एक बार जरा ये चेक करेंगे संतोष सर आप, ट्रेंट। डिम्पी ये सीरीज का टॉप परफॉर्मर रहा है, और मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन के बाद और तेजी, नॉर्मली जो स्टॉक एक्सपायरी में आउट परफॉर्म करता है, एक्सपायरी वाले हफ्ते में फिर से मोमेंटम पकड़ते हुए नजर आता है। तो लग रहा है कि शायद फिर से तेजी बनेगी। 4000 के कॉल राइटर अगर क्रॉस करता है तो 4000 के कॉल राइटर्स बैकफुट पर नजर आएंगे, और स्टॉक शायद हमको ऊपर में जो लेवल दिखा सकता है 4100 4150 तक की अपसाइड दिखा सकता है। ठीक है, धीरे धीरे करके निफ्टी का डाटा स्लाइटली पॉजिटिव हो रहा है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, स्लाइटली पॉजिटिव हो रहा है निफ्टी का डाटा धीरे धीरे। ये इतना एग्रेशन नहीं है जितना टिपिकली एक्सपायरी के अंदर मिलना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कैसे हो रहा है। 87 लोग इसको गिराना चाहते हैं, 86 लोग इसको बढ़ाना चाहते हैं। समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 87 लोग इसको गिराना चाहते हैं, 86 लोग इसको बढ़ाना चाहते हैं। सिर्फ एक आदमी का फ़र्क है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, ये शिफ्ट कर जाएगा, फिर रोड शॉर्ट कवरिंग भी दिखाएगा, सब कुछ आपको एंजॉय भी करवाएगा मार्केट के अंदर। ठीक है, 10 बज चुके हैं। कॉमोडिटी के हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे भी हम जरा एक बार कनेक्ट करेंगे। एक लास्ट शेयर मैं और पता कर लेता हूँ जरा सुमित मूलचंदानी से। सुमित जी, एक जरा फ्यूचर का शेयर आपसे और पता करता हूँ मैं, उस शेयर को जरा आप चेक करना। वो है कमिंस इंडिया। कमिंस और सिमंस दोनों है एक्चुअली मेरी लिस्ट में, लेकिन दोनों में से किसी एक में पोजीशन रखूंगा। आप जरा चेक कर लो, कमिंस और सिमंस। देखिए यहाँ पे कमिंस का चार्ट अभी भी आप देखेंगे तो हायर हाई हायर लो, लोअर टाइम फ्रेम पे भी जब आप चेक करेंगे तो बिल्कुल यही फॉर्मेशन है।
तो स्टॉक ने अपने पिछले सपोर्ट को ही पिछले रेजिस्टेंस को ही एज अ सपोर्ट बना के फिर से बाउंस बैक का अटेम्प्ट किया है। तो बिल्कुल बने रहिए स्टॉक में, और यहाँ पे न्यू पोजीशंस अगर किसी को क्रिएट करनी है बिल्कुल यहाँ पे आप बना सकते हैं। तो अगर किसी को स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 2650 का मेरा एक स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। ठीक है, डन सर। मार्केट धीरे धीरे करके थोड़ा अपने आप को पक्का करने की कोशिश कर रहा है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में नंबर के हिसाब से बता दिया कि कितने ऊपर लेके जाना चाहते हैं, कितना नीचे। एडवांस टेक रेंज दिखा चुका हूँ। विक्स ऑलरेडी थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ है, लग रहा है कि धीरे धीरे बाजार थोड़ा मूवमेंट ऊपर की तरफ दे सकता है, लेकिन कितनी देगा देखते हैं।